सबको लगता था कि मीमो बस एक कमजोर सा अनाथ है जो कि दुनिया के कोने में चुपचाप जी रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही लड़का उन सब से बदला लेगा जिन्होंने उसकी जिंदगी को दर्दों से भर दिया था। एक ऐसा बदला जो कि उनकी रूह तक हिला देगा। मीमो का बचपन किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उसके पापा के जाने के बाद माँ ने एक नया आदमी घर ले आया और उस दिन से मीमो का जीवन जैसे अंधेरे में डूब गया। हर दिन पिटाई होती बिना वजह के, कभी बेल्ट से कभी हाथों से, और माँ वो तो बस टीवी के सामने बैठी रहती जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। मीमो एक कोने में चिपक जाता है, आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं लेकिन आवाज अंदर ही अंदर दब जाती है। खाने को कभी 2 सूखी रोटी मिलती तो कभी कुछ भी नहीं। स्कूल जाता था लेकिन दिल से हमेशा अलग रहता था, ना दोस्त ना सहारा, सिर्फ तन्हाई और दर्द। एक दिन मीमो एक भयानक सपना देखकर जागता है जहाँ उसके सौतेले पिता की मार उसके जिस्म पर फिर से चोट के निशान छोड़ रही होती है। आंखें खुलती है, सांस तेज चल रही होती है, तभी उसके कान में एक आवाज आती है। क्लास का बुली शो एक शरीफ लड़की आया को छेड़ते हुए। शो ने उसकी किताब को छीन ली थी और सबके सामने हवा में घूमते हुए मजाक उड़ा रहा था। लड़कियों वाली नॉवेल्स पढ़ती हो, कितनी चाइल्डिश हो तुम। सब हंस रहे थे, शो की बातों पर तालियां बज रही थी। मीमो खुद से कहता है कि काश में कोई हीरो होता है जैसे कि टीवी शोज में होते हैं, जाता उन्हें रोक देता और सब मुझे पसंद करते हैं। लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये तो असली दुनिया है, यहाँ सच बोलने वाले लोग पिटते हैं और सब पॉपुलर लड़के शो का साइड ले रहे होते हैं, और जो नहीं ले रहा था वो चुपचाप हंस रहे थे सिर्फ ताकि उन्हें शो ना छेड़े। टीचर तो ऐसे सो रहे थे जैसे कि किसी ने उनके कान को बंद कर दिए हो। शो ऐसे उसका फोन नंबर मांग रहा था, बदतमीजी की हद पार कर रहा था, और तब कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। मीमो जो कि हमेशा चुप रहता था आज खड़ा हो जाता है, धीरे धीरे चल के शो के सामने आ जाता है, आंखों में आंखें डालकर कहता है कि आया को छोड़ दो। पूरे बस में सन्नाटा छा जाता है। शो जोर से हंसता है, तू मुझे रोकेगा, सिम पे क्या। लेकिन उसी वक्त किरी क्लास का सबसे पॉपुलर और स्मार्ट लड़का खड़ा होता है। उसने शो से कहा किताबें वापस करो। शो जो अभी तक हीरो बन रहा था 1 सेकंड में सीधा हो गया, बिना कुछ बोले किताब वापस कर दी। लेकिन उसका गुस्सा अब किसी और पर निकलना था, इसलिए चला गया आसू नाम के एक और नट को चिढ़ाने। मीमो खुद भी नहीं समझ पाई कि उसने ऐसा क्यों किया। आज पहली बार उसने अपने डर से लड़के किसी के लिए आवाज उठाई थी। शायद दिल में कहीं न कहीं उसने आया जैसा ही दर्द महसूस किया था। लेकिन जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, एक अजीब सी रोशनी पूरे बस में छा जाती है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सब स्टूडेंट्स एक अजनबी जगह पर खड़े हो जाते हैं, एक पुरानी सी जगह जैसे किसी फैंटेसी कहानी का हिस्सा हो। उनके चारों तरफ से एक बड़ा पुल, पुरानी दीवारें और तलवारधारी सैनिक दिखाई देते हैं, और उस पुल के बीच में एक रोशन सी देवी खड़ी होती है, सुंदरता की मिसाल। वो कहती है कि मैं हूँ गॉडेस वेसाइस। सब स्टूडेंट्स उसे देखे ही जा रहे होते, कोई समझ नहीं पा रहा होते कि हम मर गए हैं क्या हमारे साथ प्रैंक हो रहा है क्या। गॉडेस वेसाइस बोलती है कि जब भी हमारे देश अलाइन पर शैतानों का साया छा जाता है तो हम दूसरी दुनिया से हीरोज को बुलाते हैं। आज तुम सब यहाँ इसलिए हो क्योंकि डीमन किंग लौट आया है। 200 साल पहले उस शैतान ने हमारे राज्य को मिटा दिया था, लेकिन कुछ वीर लोगों ने मिलकर उसे हरा दिया। अब वो वापस आ चुका है और इस बार तुम सब हमारी रक्षक हो। सब स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखते हैं, कुछ तो डर गए होते हैं और कुछ बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं। टीचर ने कहा शांत रहो, देवी की बातें ध्यान से सुनो। मीमो चारों तरफ देखता है, पुराने महल, सैनिक, गोल्डन आंखों वाली एक देवी, सब कुछ इतना अलग था, इतना असली। उसने अपने आप को पिंच किया, ये कोई सपना तो नहीं है। पर नहीं, ये तो शुरुआत थी एक नए जीवन की। सब अभी भी उस नए और अजीब दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी किरी, क्लास का सबसे समझदार और कॉन्फिडेंट लड़का, आगे बढ़ता है। उसने सीधा गॉडेस वेसिका से पूछा, अगर हम तुम्हारी मदद ना करें तो। वेसिका हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी सी सच्चाई छुपी हुई थी। तो मैं तुम्हें वापिस से तुम्हारी दुनिया में नहीं भेज पाऊंगी, उसने कहा, जैसे ये बात बहुत ही आम हो। ये सुनकर सब बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं। किरी ने दोबारा से पूछा, क्या वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। गॉडेस ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक रिवर्स समनिंग रिचुअल करना होगा, और उस रिचुअल के लिए चाहिए एक स्पेशल टीम, इविल एलिमेंट, जो कि सिर्फ डीमन किंग की मौत के बाद ही मिलता है। इतना सुनकर सबके चेहरे पर टेंशन छा गई थी। सो जो कि हमेशा अपने आप को सबसे बड़ा समझता था, गुस्से में चिल्ला उठता है, तो तुमने हमें यहाँ पर खींच लिया बिना पूछे, तुमने हमें समझा क्या है। लेकिन जैसे सब उसके रिएक्शन को देख रहे थे, वेसिका घुटने पर बैठ गई। उसने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे पूछा नहीं, लेकिन मेरा देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है, कृपया करके मेरी मदद करो। उसकी बात में एक ऐसी मजबूरी थी जो कि सबको कुछ पल के लिए शांत कर गई। आया ने हिम्मत करके कहा, पर हम तो सिर्फ नॉर्मल इंसान हैं, तो हम क्या ही कर पाएंगे। वेसिका ने प्यार भरे लेकिन विश्वास से भरे शब्दों से जवाब दिया, तुम सबके अंदर वो ताकत छिपी हुई है जिनका तुम्हें अभी तक कोई ज्ञान नहीं है।
सो अभी भी नहीं मान रहा था, उसके लिए सब कुछ एक नाटक था, ये सब बकवास है, उसने कहा। गोडेस ने उसके शक को सीरियस लिया, उसने हाथ उठाया और एक प्रिजनर ऑफ वॉर को बुलाया। उसके साथ एक विशाल डीमन डॉग, आंखों में लाल रंग और दांतों से लहू बह रहे थे। सबके सामने उसने उस राक्षस को छोड़ दिया और बिना किसी मर्सी के वो बीस्ट सीधा प्रिजनर पर टूट पड़ा। एक ही झटके में उसका काम तमाम हो गया। कुछ लड़कियां घबरा कर नीचे गिर गई, आंखों में आंसू का समंदर था। लेकिन उसी वक्त गोडेस वासी का काम और साइलेंट होकर आगे बढ़ती है। उसने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बोले और एक ही मोमेंट में वो डीमन पूरे के पूरे फ्लेम में बदल गया। एक तेज आंख उसे खत्म कर गए जैसे कोई कभी था ही नहीं। सब उसे देखते ही रह गए। गोडेस ने कहा, अब वक्त आ गया तुम्हारे अंदर छुपे पोटेंशियल को जगाने का। एक एक करके सब स्टूडेंट्स एक बड़े से शाइनिंग क्रिस्टल ऑर्ब के पास आ जाते हैं। जैसे कोई उस ऑर्ब पर हाथ रखता है, एक अलग सी रंग में चमक उठता है। हर किसी का रंग अलग होता है उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक। पहले सब नर्ड्स है, कुछ का ब्लू चमका, कुछ का ग्रीन और सब कुछ नॉर्मल लेवल के थे। फिर आया सो, उसने जैसे ही हाथ रखा क्रिस्टल तेजी से लाल रोशनी में चमक उठा। गोडेस की आंखों में वो एक्साइटमेंट आ गई, वाव ये रंग का टैलेंट। उसके बाद किरी आ गया है, उसने और पर हाथ रखा और ब्राइट गोल्डन लाइट से चमक उठा। लेकिन अगले ही पल क्रिस्टल फट गया, सब चौंक गए। ये तो अनइमेजिबल था। ए रैंक नहीं, ये तो एस रैंक से भी ऊपर लगता है, गार्ड ने धीरे से कहा। आया भी यही और पर सिनी पिक में ग्लो किया। अनोदर ए रैंक, गोडेस बोली। एक और लड़की आई और फिर एक और, दोनों का भी ए और एस रैंक निकले। सबके चेहरे पर अब एक अलग सी टेंशन और एक्साइटमेंट थी। गोडेस के गार्ड्स तो बहुत ही हैरान हो गए, एक भी एस रैंक मिलना तो बहुत ही रेयर होता है और यहाँ तो 3 मिल गए, उन्होंने कहा। और फिर सबसे आखिरी में मीमो चलता है क्रिस्टल के पास। उसके कदम धीरे थे, जैसे उसका दिल कह रहा हो यहाँ भी कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसने क्रिस्टल पर हाथ रखा। क्रिस्टल धीरे से पर्पल रोशनी में ग्लो किया, एक फीकी हल्की सी चमक जैसे ठंडा हुआ दिया। गोडेस ने एक बस नजर डाली और बोला, नेक्स्ट। मीमो कुछ पल तक वहीं पर खड़ा रहा। मेरा रैंक क्या है, उसने पूछा। लेकिन उसका सवाल हवा में रह गया। वैस्का ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका ध्यान ऑलरेडी अगले लड़के पर था। मीमो चुपचाप वापस चला गया, लेकिन आंखों में वही पुराना सा दर्द। सच ये दुनिया भी मेरे लिए नहीं बनी है, वो सोचता है। एक और जगह जहाँ पर मैं बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ। सब ने अपना अपना रैंक चेक कर लिया था, तभी वैसु जो कि क्लास का सबसे बड़ा नर्ड था आगे बढ़ता है क्रिस्टल के पास। जब उसने हाथ रखा तो क्रिस्टल एक अजीब सी गहरी डार्क रोशनी में चमक उठा। गोडेस ने बताया कि वासु के अंदर एक खास डार्क टैलेंट छुपा हुआ है। ऐसे ही एक डार्क हीरो पहले से दुनिया में था जिसके पास ये पावर थी, जिसकी वजह से वो सबसे मजबूत बन गया था। सब थोड़ा हैरान रह गए थे, पर गोडेस ने सबको समझाया कि हर किसी के पास सबके पर्सनल एबिलिटीज होती हैं। ये एबिलिटीज हर इंसान में अलग होती है, कुछ के ज्यादा तो कुछ के बहुत ही कम, और ये एबिलिटीज उनके स्टेट के हिसाब से जुड़ी होती है। फिर गोडेस ने बताया कि अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल करना होगा। सबकी नजर मीमो पर थी जब उसे बुलाया गया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा एक गार्ड ने उसे जोर का धक्का दे दिया। जैसे वो पीछे गिर गया, गोडेस ने बताया कि मीमो का रैंक ई है, जो कि क्लास में सबसे नीचे का होता है। वो समय पहले भी हुआ है जब ई रैंक के लोग बहुत ही प्रॉब्लम्स लाते, इसलिए उन्हें मार दिया जाता था। पर इस बार जब इतने सारे जबरदस्त हीरो आए हैं, उन्होंने मीमो को एक चांस देने का फैसला किया। गोडेस ने कहा, तुम्हें एक ऐसी जगह पर भेजा जाएगा जो कि पुरानी खतरनाक रंस है, जहाँ के डंजन्स में क्रिमिनल्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं। अगर तुम वहाँ से बच जाते हो तो तुम्हें जिंदा रहने का हक मिलेगा, नहीं तो अपनी जिंदगी को अलविदा कह दो। मीमो गुस्से में बोला, मैं सुधर सकता हूँ, मुझे एक मौका दो। गोडेस ने ठंडी आवाज में कहा, तुम फेल हो चुके हो, तुम्हारा फ्रेम इतना कमजोर है कि चाहे जितना भी कोशिश कर लो तुम बेहतर नहीं बन पाओगे। मीमो का गुस्सा बढ़ गया, मैंने कभी यहाँ आने का चुनाव नहीं किया, मुझे जबरदस्ती बुलाया गया और अब मुझे मार दिया जाएगा, क्या ये सही बात है? तभी किरी ने उसके बात को काट दी, तुम सबका वक्त बर्बाद कर रहे हो, लड़कियां थक चुकी है और सब तुम्हारी बात से सहमत है। मीमो झुक गया, हार कर जमीन पर बैठ गया। तभी वासु उसके पास गया। मीमो को याद आया कि जब उसने वासु को बिल्डिंग से बचाया था, लेकिन वासु ने उसे इग्नोर कर दिया। जैसे तुम्हें अपने सीनियर के साथ इज्जत से बात करनी चाहिए, वासु ने कहा। मीमो का दिल टूट गया, उसने सोचा, क्या मैं सच में कभी बेहतर बन पाऊंगा? गोडेस रिचुअल को शुरू करती है और मीमो के सामने एक छोटा सा लीदर बैग फेंका, जो उसका स्पेशल आइटम था, लेकिन वो बिल्कुल बेकार था। आया ने मीमो की तरफ से आवाज उठाई, ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मीमो इतना परेशान था कि उसने अपना हाथ उठाया और एक पैरालाइज स्पेल गोडेस पर चलाया। गोडेस ने आसानी से उस स्पेल को ब्लॉक कर दिया और मजाक में कहा, तुम्हारे जैसे ई रैंक के लूजर्स को हमेशा सीखना पड़ता है। फिर किरी ने भी अपनी तरफ से एक स्पेल चलाया, जैसे एक बड़ा सा आग का गोला। मैं बस अपनी पावर को चेक कर रहा था, किरी ने शान से कहा। सब हंसने लगे मीमो के गिरे हुए हौसले पर। मीमो ने सर झुकाया, उसके गालों से आंसू गिर रहे थे। उसके दिल में अपने बचपन के वो दर्द आए थे जब वो अकेला रो रहा था। तभी उसकी रूह ने अंदर से कहा, बस करो ये सब बहाना, अब वक्त है अपनी असली शक्ल दिखाने का, जो सच्चाई तुमने छुपा रखी है अब वो सामने लेकर आओ। मीमो के दिल में एक नई आग जलने लगी, एक ऐसी ताकत जो उसने
पहले कभी महसूस नहीं की थी। मीमो के दिल में जितना गुस्सा था उसने सब कुछ बाहर निकाल दिया। उसने अपनी फेट फील्ड आंखों से गोडेस की तरफ देखा और बोला, तू एक रूटेन हुई है, अगर कभी जिंदा बचा तो रेडी रहना। अगली सेकंड में वो तुरंत एक डार्क के में टेलीपोर्ट हो जाता है। अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि वो अपना स्टेटस भी चेक नहीं कर पाता। तभी वो लेदर बैग में थोड़ा सा माना डालता है और उसमें लगा हुआ जेम ग्लो करने लगता है। उस ग्लोइंग जेम को लालटेन की तरह यूज करके वो आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। वो रियलाइज करता है कि वो तो स्केलेटन के ऊपर चल रहा था। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। वो सोचता है कि इन सबको किसने मारा होगा। तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। मीमो मुश्किल से उस अटैक से बचता है और पूरी जान लगाकर भागने लगता है। भागते हुए वो सोचते है कि क्या उसे पलट कर फाइट करनी चाहिए, पर उसका दिल जानता है कि मॉन्स्टर का लेवल इतना हाई है कि वो फाइट करेगा तो मारा जाएगा। वो रुकता है और डर के मारे जोर से रोने लगता है। गिरा हुआ होता है और उसके नीचे एक रैक का शार्प एज होता है। जब वो मुड़कर देखता है तो मॉन्स्टर बिल्कुल उसके सामने होता है, मारने ही वाला होता है। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और बेचारे सी लाइफ का दर्द सब एक साथ उसके दिमाग में चढ़ जाता है और उस मोमेंट में मीमो एक लास्ट ट्राई करता है। वो पैरालाइज स्पेल कास्ट करता है और सरप्राइजिंगली वो मॉन्स्टर वहीं पर फ्रीज हो जाता है। मीमो तुरंत उठता है और वापस भागने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो केव के एंड पहुंच जाता है और वहाँ एक और बर्ड डीमन उसकी तरफ आता है पूरे किलिंग इंटेंशन के साथ। मीमो फिर से अपना हाथ उठाता है और वही पैरालाइज स्पेल को कास्ट करता है और डीमन फ्रीज हो जाता है। अब उसके दिमाग में एक थॉट आता है, मतलब ये कोई भी फ्लूक नहीं था, मेरी स्पेल सच में काम कर रही है। पर वो काफी टायर्ड फील कर रहा था। जब स्टेटस ओपन करता है तो वो देखता है कि उसकी माना ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक और स्पेल है। वो पॉइजनस स्पेल को कास्ट करता है और वो भी काम करता है। डीमन का बॉडी ब्लैक होने लगता है और उसके पोर से ब्लड निकलने लगता है। मीमो कैफ के फ्लोर पर बैठ जाता है, कंफ्यूज था। वो सोचता है, मेरी इतनी वीक माना के बावजूद ये स्पेल इन डीमंस पर इतने इफेक्टिव क्यों है। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है और उसके फेस पीले हो जाते हैं। जो उर डीमन उसने पहले पैरालाइज किया था उसका स्पेल टूट चुका होता है और मीमो को किल करने के लिए चार्ज करता है। इस बार मीमो नहीं भागता। उसके अंदर जितना भी दर्द, गुस्सा और दुनिया की लाइफ की नफरत थी सब एक साथ उसकी आंखों में दिखने लगती है। उसका माना 0 होता है पर फिर भी अपने हाथ को राइज करता है और चिल्लाकर बोलता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मैं सबको मार कर जीऊंगा। उसके आसपास मल्टीपल मॉन्स्टर इकट्ठा हो जाते हैं। सब उसे डेवलप करने के लिए रेडी होते हैं। मीमो का दिमाग फाइट मोड में चला जाता है। वो सोचता है, क्या गेम की तरह बिना माना के भी स्किल को यूज किया जा सकती है। और इस सवाल के साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइट स्टार्ट होने वाला होता है। मीमो ने सुना था जो बंदा बिना माना के स्पेल को यूज करता है उसकी डेथ पक्की होती है, लेकिन अब उसके पास ऑप्शन था ही क्या। अगर वो ट्राई नहीं करता तो वैसे भी वो मरने ही वाला था। उसने एक मॉन्स्टर की तरफ देखा और बिना सोचे समझे पैरालाइज स्पेल को कास्ट कर दिया, लेकिन इस बार स्पेल फेल हो गया। मॉन्स्टर ने बिना टाइम वेस्ट किए उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मीमो उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पीछे हटने लगता है, पर वो मॉन्स्टर रुकने का नाम ही नहीं लेता। तभी मीमो को एक और चीज की रियलाइज होती है, एक ही मॉन्स्टर पर सेम स्पेल बार बार काम नहीं करती। और उसी मोमेंट उसके स्टेटस स्क्रीन पर एक नया स्पेल अनलॉक होता है, स्लीप का। जब मॉन्स्टर उसे कुचलकर मिट्टी बना ही देता है, मीमो ने तुरंत स्लीप स्पेल को कास्ट किया और उसकी आंखों के सामने मॉन्स्टर वहीं पर रुक जाता है, फिर धड़ाम से जमीन पर गिरता है, बिल्कुल मोशनलेस। मीमो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो तुरंत पॉइजन स्पेल को कास्ट करता है ताकि मॉन्स्टर दोबारा से उठकर अटैक न करे, लेकिन बिना माना के बार बार स्पेल को कास्ट करना उसकी बॉडी पर हैवी पड़ रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे ड्रॉप हो रही थी। उसने अभी प्लान बनना स्टार्ट ही किया था कि दूर से दिखाई देता है कि मॉन्स्टर का एक बड़ा हॉर्ड उसकी तरफ फुल स्पीड में आ रहा है। मीमो सोचता है कि क्या मेरी हेल्थ इन सब से फाइट करने के लिए काफी है। उसी वक्त वो अपने मैजिक बैग को फ्लैश बैंग की तरह यूज करता है। एक ब्राइट लाइट मॉन्स्टर की आंखों को चमका देता है और उस मोमेंट का यूज करके मीमो एक एक करके पैरालाइज स्पेल सब मॉन्स्टर पर कास्ट कर देता है। सब फ्रीज हो जाते हैं। वो वहीं पर खड़ा सोचता है कि क्या मैं सबको पॉइजन भी कर दूं, पर फिर याद आता है कि अब मेरी हेल्थ सच में 0 के करीब है। तभी उसके आंखों के सामने हॉरर का रियल सीन खुल जाता है। डंजन के अंधेरों से नए नए मॉन्स्टर निकलकर उसके आसपास गिराव कर लेते हैं। उसके सेंसेस एक सेकंड के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, पर मीमो डिसाइड करता है कि मैं फाइट के बिना नहीं मरूंगा। जो मॉन्स्टर पास आता है उस पर वो पैरालाइज स्पेल कास्ट करता है, लेकिन अब उसकी बॉडी हैवली फील करने लगती है। आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है, फिर भी वो ग्राउंड पर टिका रहता है। और जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तुरंत उसका लेवल अप हो जाता है, माना फुल हो जाता है, स्टेटस में अपग्रेड मिलता है और अब वो और भी ज्यादा पावर से स्पेल फायर करने लगता है। एक के बाद एक मॉन्स्टर फ्रीज होने लगते हैं। तभी मीमो को समझ में आता है कि ओ बर्ड डीमन जो कि मैंने पॉइजन किया था उसकी डेथ से मुझे एक्सपी मिला है, इसलिए मैं लेवल अप हुआ। ये देखकर मीमो का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। वो डिसाइड करता है अगर हर मॉन्स्टर को पॉइजन करूंगा तो मैं और भी ज्यादा लेवल अप कर सकता हूँ। अब वो पैरालाइज करता है और
हर फ्रोजन मॉन्स्टर पर टारगेट के पॉइजन यूज करता जाता है। एक ही गोल के साथ जिंदा रहना है तो लेवल ग्रिंड करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसे एक और नई स्किल मिलती है, ग्राउंड टारगेटिंग स्पेल। अब वो एक साथ पूरे ग्रुप को पैरालाइज कर सकता है। सब कुछ इतना इंफेंसिटिवली चल रहा होता है कि वो सोचता है कि तो फिर मेरी स्पेल गोडेस पर काम क्यों नहीं की, क्योंकि जब से उस डंजन में आया उसका सक्सेस रेट 100% है। मीमो अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो आराम से हर मॉन्स्टर के बीच से निकल जा रहा था और चलते चलते पॉइजन स्पेल यूज करता जा रहा था। सब मॉन्स्टर एक एक करके गिरने लगते हैं और उसका लेवल फिर से बढ़ गया। वो एक पत्थर पर बैठ गया, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल के साथ सिर्फ एक ही बात कह रहा था, रियल लाइफ माइनक्राफ्ट एक्सपी फॉर्म बन चुकी है ये जगह। उसने अपने स्टेटस स्क्रीन ओपन किया और आंखें खुली की खुली रह गई। लेवल 250 और माना पॉइंट्स इतने ज्यादा थे कि गिन भी नहीं पा रहा था। तभी एक और मॉन्स्टर की डेथ होती है और मीमो फिर से 7 मल्टीपल लेवल्स गेन कर लेता है और डिसाइड करता है कि अब स्लीप स्पेल भी अपग्रेड करनी चाहिए। तो जितने भी मॉन्स्टर बचे सब पर स्पेल कास्ट करता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर मरते हैं मीमो कुछ ही मिनट में लेवल 500 तक पहुंच जाता है। अब उसके माइंड में एक ही बात होती है, इस लेवल के बाद तो मैं जिंदा ही निकल सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो अलर्ट रहता है क्योंकि केव में अभी भी मॉन्स्टर जिंदा है। जब वो खड़ा होता है और मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो सब मॉन्स्टर उसके पीछे मुड़कर भागने लगते हैं। मीमो उन सारे एडवेंचरस की बॉडी से कुछ यूजफुल आइटम्स कलेक्ट करता है, एक क्लोक, कुछ छोटी मोटी चीजें, और फिर चलते चलते केव के ऊपर डिपेयर पहाड़ की तरफ बढ़ता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज होता है कि मैं तो काफी देर से कुछ भी खाया ही नहीं हूँ। तो उसका पेट जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि खाना मिलेगा कहाँ से। तभी उसे याद आता है कि वो मॉन्स्टर को जो कि मैंने पहले उन्हें मारे थे, वो मैसर वाली जगह पर लौट कर जाता है और देखते है कि एक मॉन्स्टर जिसमें से पॉइजन स्पेल का इफेक्ट खत्म हो चुका है। मीमो स्वॉर्ड निकालता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी से थोड़ा सा मीट कट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्किन इतनी हार्ड होती है कि स्वॉर्ड अंदर नहीं घुस रही होती है। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, सोचता है क्या सब मॉन्स्टर को मारने के बाद भी मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर पड़ती है उसके बैग का जेम वॉरिड पर्पल कलर में ग्लो कर रहा होता है। वो तुरंत उसके पास जाता है और जैसे ही उसे ओपन करता है उसकी आंखों में हैरानी के साथ आंसू भी आ जाते हैं। अंदर जर्की और कोक की बोतल होती है। वो तुरंत कोक उठाकर पीता है, लेकिन इतनी जल्दी में पीता है कि कोक कर जाता है। फिर वो उस जर्की को शांति से चबाना स्टार्ट करता है और सोचता है ये बैग कैसे काम करता है, क्या आगे से भी खाना देता रहेगा। डंजन में आए अब उसे 2 दिन हो चुके होते हैं और अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि बिना हिले पत्थर पर बैठकर स्पेल स्पैम कास्ट करता है और डेडली मॉन्स्टर्स के बड़े से बड़े हॉरर इजिली हरा देता है। उसके पास इतना माना होता है कि स्पेल कभी भी खत्म नहीं होती। वो आसपास देखता है मैस्कर का से जब सब जगह मॉन्स्टर की लाशें, और तभी उसके माइंड में एक पेनफुल थॉट आता है, मैंने ऐसी क्या गलती की जो कि मेरी लाइफ ऐसी बन गई। उसे याद आता है जब वो छोटा था तो कैसे हर रात ये सोचता था अपनी माँ के बॉयफ्रेंड को मारना ही होगा, क्योंकि अगर वो नहीं मरता तो एक न एक दिन वो भी मीमो को मार देता। लेकिन उसकी जिंदगी ने रुकावट ली जब उसके चाचा और चाची ने उसे उस नरस से जिंदगी से निकालकर अपने साथ रख लिया। वहीं से उसने तय कर लिया था कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा जो हमेशा दूसरों की अच्छा सोचेगा और अच्छा करेगा। लेकिन अचानक उसकी आंखें खुलती है, वो वापिस से अंधेरे में खड़ा था जहाँ हर तरफ सिर्फ तबाही मची हुई थी जिसे उसने खुद अंजाम दिया था। वो उनकी मौत पर जरा सा भी अफसोस महसूस नहीं कर रहा था। उस मोमेंट पर उसे रियलाइज होता है कि वो कभी अच्छा इंसान था ही नहीं, वो तो हमेशा एक मॉन्स्टर था और अब इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी एक्सेप्टेंस के साथ उसका लेवल बढ़कर हो जाता है 950। अब वो और भी गहरा चला जाता है डंजन के अंदर जहाँ पर उसे और भी फ्लोटिंग आई मॉन्स्टर मिलता है। वो अपने पॉइजन और पैरालाइज कॉम्बो से उसे तुरंत मार देता है और आगे बढ़ता है। एक रूम में उसे 2 एडवेंचरस की लाशें मिलती है। वो उनकी बेलोंगिंग्स चेक करता है और एक पाउच मिलता है जो कि जेम से भरा होता है। वो पाउच लेकर और भी आगे बढ़ता है और आगे एक जाइंट रूम का दरवाजा मिलता है। वो उसे खोलता है और अंदर एक स्केलेटन पड़ा होता है। वो स्केलेटन का जख्म चेक करता है जहाँ से उसकी मौत हुई थी और एक पार्चमेंट मिलता है जिसमें कुछ लिखा होता है। वो पढ़ता है और पता चलता है कि स्केलेटन डार्क हीरो का है, वही जिसके बारे में ईट ने लिखा था। डार्क हीरो लिखता है कि उसे यहाँ पर भेजा गया था इविल गॉडेस वेस्का के द्वारा जब उसका यूज खत्म हो गया था। और वो ये भी लिखता है कि जो भी ये चिट्ठी पढ़े वो कभी उस गॉडेस पर भरोसा ना करे। मीमो गुस्से से उस चिट्ठी को मोड़ देता है और अब उसे समझ में आता है कि सिर्फ डंजन किंग ही बुरा नहीं है, ये दुनिया खुद भी बुरी है और उस गॉडेस जैसे लोग भी। उस हीरो के बारे में उसे एक बड़ा मैजिकल बुक मिलता है जिसमें डार्क मैजिकल टेक्निक्स लिखी होती है, जिसमें की आइटम्स स्पेल्स बनाने के तरीके हो। उसके पास एक स्क्रोल भी होता है लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाता। वो उसे अपने बैग में डाल देता है। जैसे ही वो हीरो के कपड़े लेने लगता है उसकी नजर एक पेज पर गिरती है जिसमें खून के दाग होते हैं। उस पेज पर लिखा होता है सोल ईथर ने सबको मार दिया। मीमो अंदर ही अंदर उस डेड हीरो का शुक्रिया अदा करता है और चल पड़ता है उन अंधेरी गलियों के रास्ते जब तक कि वो एक बड़ा दरवाजा नहीं देख लेता। वो समझ जाता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए कुछ तो फिट करना होगा। वो अपना स्टेट्स चेक करता है और देखता है कि उसका लेवल अब 1200 हो चुका है। अब वो सोचता है कि क्या वो
वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि इस सोल ईथर को हरा सके। वही सोल ईथर जिसने कि डार्क हीरो को भी मार दिया था। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है एक तेज बीम उसके हाथ को छू जाती है। वो तुरंत उसे बैंडेज करता है और अंदर से कांप उठता है। वो सोचता है कि जिसने डार्क हीरो को हरा दिया उससे मैं कैसे लड़ सकता हूँ। शायद वही सोल ईथर इस डंजन का फाइनल बॉस है और वही इस जगह से बाहर निकलने की चाबी भी। तभी सोल ईथर हिलने लगता है और कुछ काला सा गू मुझ जाता है जो धीरे धीरे आधे मरे जैसा इंसान बन जाते हैं। वो सब मीमो की तरफ बढ़ने लगते हैं। मीमो उन्हें पैरालाइज कर देता है लेकिन पॉइजन यूज नहीं कर पाता क्योंकि वो आधे इंसान लग रहे होते हैं। पीछे से सोल ईथर दीवार तोड़कर चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है और मीमो की आंखों के सामने सब कुछ हिलने लगता है। वो अंदर से टूट जाता है, उसका मन चीख उठता है और वो वापिस से पीछे हटने लगता है। लेकिन मॉन्स्टर ने और आधे मरे हुए इंसान उसकी तरफ धकेला जिसमें कि मीमो एक कोने में फंस गया और जोर जोर से रो रहा था किसी से अपनी मदद मांगता हुआ। ये सब देखकर सोल ईथर हंसने लगा, मीमो की तकलीफ पर मजाक उड़ाता है। लेकिन यही वो पल था जिसका वो इंतजार कर रहा था। जैसे ही मॉन्स्टर अपनी ग्राउंड छोड़ता है मीमो तुरंत पैरालाइज्ड स्पेल का यूज करता है और सोल ईथर जमीन पर गिर पड़ता है सरप्राइज भरे चेहरे के साथ। मीमो उस मॉन्स्टर पर हंस कर कहता है मैंने तुझे अपनी एक्टिंग स्किल से फंसा लिया, क्योंकि उसके लिए ये एक तरह का था जिससे कि वो मॉन्स्टर अपनी डिफेंस छोड़ दे। वो मॉन्स्टर को बताता है कि जिंदगी भर में अच्छा इंसान बनने का नाटक करता रहा जो दूसरों के लिए मेहरबान हो और किसी और को दुख ना दे, लेकिन अब मेरी असली शक्ल सामने आ रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने आधे मरे हुए इंसान को मार देता हूँ, क्योंकि ये दुनिया मार या मारा जा वाली है। इसलिए जो भी मुझे नुकसान पहुँचाने आए, चाहे वो मॉन्स्टर हो, आधा मरा हुआ इंसान हो या फिर जिंदा इंसान, मैं बिना किसी पछतावे के सबको मार दूंगा। सोल ईथर के नाक से खून बहने लगता है। मीमो चुपचाप सबके पास जाकर स्लीप पैरालाइज डाल देता है ताकि सबको एक बार में खत्म कर दे। कुछ वक्त के बाद सोल ईथर मारा जाता है और उसके शरीर से अनेक आत्माएं निकलकर रोशनी इंसानों के रूप में बदल जाती है। वो उसका शुक्रिया करते हैं कि उसने इस मॉन्स्टर को हरा दिया, क्योंकि वो उसके अंदर फंसे हुए थे और कोई रास्ता भी नहीं बचा था और ये मॉन्स्टर और भी इंसानों को मार रहा था। तभी डार्क हीरो सामने आता है और कहता है पहले उस बुरी गोडे से निपट ले, फिर वो गायब हो जाता है। मीमो सोल ईथर के पास से जैम उठाता है और बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वो जेम को दरवाजे में फिट करता है और दरवाजा खुल जाता है। वो सोचता है कि जब मैं उस बदतमीज गोडेस के हाथ लग जाऊंगा तब मैं क्या करूंगा। वहीं रॉयल कैपिटल के बाहर जंगल में मीमो के क्लासमेट्स डीमन हंट कर रहे होते हैं और अपना लेवल बढ़ाने के लिए। सो एक डीमन डॉग के पीछे भागा सोड लेकर। किरी ने एक और मॉन्स्टर को अपनी आग से जला रखा। अपनी ताकतवर स्किल से किरी का लेवल 8 तक पहुंच चुका था और नड वासु, जिसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई है, अपनी डार्क फ्लेम से मॉन्स्टर को जला रहा था और उसकी चीख सुनकर हंसे जा रहा था। दूर कहीं एक शर्मीली और साफ दिल की लड़की कोबा है जो मॉन्स्टर को मारने में झिझकती है, लेकिन एक बुली लड़का जिसका नाम सोगी है उससे कहता है कि या तो मॉन्स्टर को मार दो या फिर अपनी जान गंवा दे, क्योंकि ये अभी तो उनका पहला टेस्ट है जो कि अभी गोडेस ने दिया है। सोगी कोबा को कंट्रोल में रखती है और कहती है कि जल्दी क्लास टूट जाएगी, अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे स्वार्थी लोग हैं। आशा नाम की एक लड़की जो कि अपना ग्रुप बनाने की प्लानिंग कर रही थी और लड़कियों को अपने पीछे जोड़ रही है, उसे पता है कि कोबा सिर्फ ड्रेन है, इसलिए कैरी के ग्रुप में शायद से उसकी कोई जगह नहीं है और दूसरे पावरफुल ग्रुप्स भी उसे नहीं लेंगे और आया भी उसे अपने ग्रुप में नहीं ले पाएगी क्योंकि कोबा जल्द ही मारी जाएगी। कोबा ये सुनकर घबरा जाती है, लेकिन सोगी कहते हैं कि फालतू बातों की चिंता मत करो। वो बस चाहती है कि कोबा उसका प्यारा छोटा खेलने वाला बन जाए और अपने फायदे के लिए उसने अपने फैंसन से कहा है कि एक मॉन्स्टर को फंसा न दे जो कि वो आसानी से मार सके। सोगी कोबा से कहती कि या तो इस मॉन्स्टर को मार जो कि वैस्किया ने दिए हैं टेस्ट को पास करने के लिए, वरना तेरे साथ भी मीमो जैसा ही होगा। कोबा मॉन्स्टर को मारना नहीं चाहती क्योंकि उस पर दया आती है, लेकिन सोगी उसे जोर देकर प्रैक्टिकली जबरदस्ती कर रही होती है। आखिरकार कोबा उस मॉन्स्टर को मार देती है, लेकिन इस हिंसा के काम से वो टूट जाती है। उसकी दिमाग में मीमो का वो पल आता है जब उसने एक छोटी से बच्चे की मदद की थी और रोया करती थी, सोचती थी कि वो मीमो की मदद नहीं कर पाई। इस बीच आय भी होश में आती है और अपने पेट के दर्द को महसूस करती है, जो उसे याद दिलाती है कि कैसे गोडेस ने उसे बेहोश किया था और मीमो को दूर भेज दिया था। वो तुरंत गोडेस वेस्का का सामना करना चाहती है जो कि एक बेकार नाटक करती है। कहती है कि उसे भी दुख हुआ कि जब उसने मीमो को खतरे में भेजा, लेकिन ये उनके किंगडम की पॉलिसी है। वो बताते कि उनका रीति रिवाज यही है कि सबसे कमजोर सदस्य को बाहर निकाला जाए, और जब आया सो रही थी तब उसने उस कमजोर लोगों को भी भेज दिया था जो कि एक भी डीमन को नहीं मार पाता है। आया इस वक्त गोडे से सच में नफरत करती है और कहती कि उनका ये तरीका गलत है। वेस्का बस हंसकर कहती है कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबको मानूंगी। आया फिर सजेस्ट करते कि एस रैंक हीरो होने के नाते वो पूरी मेहनत करेगी और उन लोगों के लिए कवर करेगी जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। वो चाहती कि वेस्का उन्हें बाहर ना निकाले। वेस्का उसकी बात मान लेती है और आया से हाथ मिलाने को कहती है ताकि वो पुरानी
पुरानी बातें भुलाकर नए तरीके से अपना रास्ता शुरू कर सके, दूर बुरी बन के। अंदर की डार्क जंगल में एक औरत भाग रही है। कुछ बदतमीज बैंडिट्स उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो ज्यादा सावधान नहीं है और आसानी से अपने पीछे निशान छोड़ जाती है। बैंडिट्स सोचते हैं कि वो जितनी चाहे भाग ले, आखिर में वो उसे घेर कर मार ही देंगे। मीमो अब ये भी रन से बाहर आया। वो अपनी स्टेट्स को चेक करता है और देखता है कि उसका माना 59,000 से ऊपर है, लेकिन अभी भी वो अपनी स्किल के बारे में जानना चाहता है। उसे पता चलता है कि वो पैरालाइज स्किल को अपने टारगेट के कुछ खास हिस्सों पर ही लगा सकता है, सिर्फ पूरे शरीर पर नहीं। वो अपनी पॉइजन स्किल को इतना कमजोर भी कर सकता है कि वो जानलेवा ना रहे। वो सोचता है कि वो जैसे ही कुछ डीमन से मिलेगा वो ये नई स्किल को टेस्ट करेगा, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ों के पीछे से कुछ छोटे छोटे चीखने की आवाजें सुनाई देती है। मीमो जंगल के अंदर आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसकी नजर कुछ स्लाइम्स पर पड़ती है जो कि मिलकर एक छोटी स्लाइम को तंग कर रहे होते हैं। उस छोटी स्लाइम को देखकर मीमो को बहुत ही बुरा लगता है, उस पर दया आती है, लेकिन छोटी स्लाइम किसी कमजोर बच्चे की तरह छुप कर रहने की वजह उस बड़े स्लाइम से लड़ रही होती है। ये देखकर मीमो समझ जाता है कि अब उसके लिए नई स्किल को टेस्ट करने का समय आ चुका है। वो बिना वक्त गवाए अपनी पैरालाइज स्किल का यूज करता है और सभी बुली स्लाइम्स को एक ही जगह पर रोक देता है। उसके बाद वो नॉन लीथल पॉइजन का यूज करके उन स्लाइम्स को जख्मी करता है, लेकिन उसकी जान नहीं लेता। फिर वो उन सब पर पॉइजन और पैरालाइज दोनों हटा देता है, जिससे कि वो सब डर के मारे भाग जाते हैं। उसके बाद मीमो उस छोटी स्लाइम की तरफ देखकर कहता है कि तुमने हिम्मत दिखाई, तुमने बहुत ही अच्छे से लड़ाई की। वो कहता है कि अब वो उस पर से पैरालाइज स्किल हटा रहा है, लेकिन उसे प्रॉमिस करे कि वो उस पर अटैक नहीं करेगी। जैसे ही मीमो स्किल हटाता है, वो छोटी स्लाइम उसका पीछा करना शुरू कर देती है। मीमो सोचता है कि शायद ये स्लाइम भी उसी की तरह एक अकेली है और अनजानी दुनिया से अलग की गई सोल है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस छोटी स्लाइम को अपना बनाएगा। वो स्लाइम को अपनी हुडी के अंदर रख लेता है ताकि वो उसे पीछे की तरफ नजर रख सके और किसी डेंजर का सिग्नल दे सके। आगे बढ़ते हुए मीमो एक किताब पढ़ता है जो कि फॉरबिडन डार्क आर्ट्स के बारे में होती है। उसमें एक ऐसी रेसिपी होती है जो कि स्लाइम्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। मीमो उस छोटी स्लाइम से बात करता है और बताता है कि वो बदला लेने निकला है उन लोगों से जिसने उसके साथ गलत किया था। फिर वो उस स्लाइम से पूछते हैं कि क्या तुम अब भी मेरे साथ चलना चाहती हो। स्लाइम हाँ में रिस्पॉन्स देती है। ये सुनकर मीमो खुश हो जाता है और उसका नाम रखता है पिगी मारू। पिगी को अपने नया नाम बहुत ही पसंद आता है और मीमो उसके साथ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक कुछ बैंडिट्स उन्हें घेर लेते हैं। वो बैंडिट्स एक रहस्य भरी लड़की का पीछा कर रहे होते हैं और मीमो के आसपास होने पर अब उसे थोड़ा सा मजा लेने का सोच रहे होते हैं। उनका लीडर मीमो से कहता है कि अपने सारे पैसे और सामान दे, तभी जिंदा बच पाएगा। मीमो अंदर से काफी बुरा फील करता है क्योंकि उसने कभी किसी इंसान से लड़ाई नहीं की थी। बैंडिट्स के बीच में झगड़ा हो जाता है। कुछ कहते हैं कि लड़की को पकड़ो और कुछ कहते हैं कि मीमो से निपटो। मीमो इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लीडर चिल्लाकर कहता है रुको। मीमो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन यह सब उसकी एक्टिंग होती है। लीडर जैसे ही उसके करीब आता है, मीमो तुरंत उस पर पैरालाइज स्किल का यूज करता है। फिर मीमो गुस्से में उन बैंडिट्स को देखता है और कहता है तुम सब घटिया हो, तुम्हारे इरादे उन रंस के मॉन्स्टर से भी बहुत ही खतरनाक है। पिगी भी गुस्से में आता है और मीमो से कहता है ऐसे लोगों को मारना मेरे लिए पाप नहीं होगा, बल्कि मैं खुश रहूंगा कि मैंने धरती के बोझ को कम कर दिया। वो पॉइजन स्पेल का यूज करता है और सभी बैंडिट्स वहां पर मर जाते हैं, लेकिन तभी मीमो को एक और प्रेजेंस का एहसास होता है। वो वही लड़की होती है जिसके पीछे बैंडिट्स थे। उस लड़की ने अपने ट्राइब की खास टेक्निक का यूज करके उस स्पिरिचुअल आर्मन को समन कर लिया होता है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उस लड़की को मीमो की प्रेजेंस महसूस हो जाती है। वो समझ जाती है कि कोई पावरफुल इंसान उसके आसपास है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता है कि वो इंसान दुश्मन है या फिर दोस्त। वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी तलवार से एक झाड़ी को काट डालती है जहाँ पिगी छुपा हुआ होता है। तभी मीमो चुपके से उसके पीछे आ जाता है और उसे पैरालाइज कर देता है। लड़की थोड़ी हिचकिचाकर पूछती तुम कौन हो, क्या चाहते हो। मीमो शांत लहजे में कहता है कि मैं ये जगह पहली बार आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। लड़की पूछती वो चारों बैंडिट्स कहाँ पर गए। मीमो उल्टा पूछते कि क्या वो तुम्हारे साथी थे। लड़की तुरंत इनकार कर देती है। मीमो उसकी आंखों में देखता है। उसे महसूस होता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि इसमें उन बैंडिट्स की तरह इविल इंटेंट नहीं है। वो लड़की के सिर से पैरालाइज हटा देता है ताकि वो आराम से बात कर सके, लेकिन उसे साफ साफ वार्न करता है ज्यादा चालाक मत बनना वरना जान से मार दूंगा। फिर मीमो उसके सामने आकर कहता है मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, खासकर उन लोगों पर जो कि मुझे पहली बार मिले हो। लड़की दोबारा पूछती कि उन चारों बैंडिट्स का क्या हुआ। मीमो सीधे बोलता है मैंने उनको मार दिया। ये सुनकर लड़की बहुत ही हैरान रह जाती है क्योंकि वो बैंडिट्स काफी पावरफुल और खतरनाक माने जाते थे। वो डाउट होकर कहती है क्या तुमने उनसे अकेले लड़ाई की या फिर किसी ने मदद की। लेकिन मीमो कोई जवाब नहीं देता, चुप रह जाता है। लेकिन लड़की का मन कहता है कि मीमो कोई बुरा इंसान नहीं है। वो डिसाइड करते कि उसे ट्रस्ट देगी और कहती है तुम जो पूछोगे मैं ईमानदारी से सब जवाब दूंगी। मीमो भी थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है। उस लड़की का एटीट्यूड उसके लिए ट्रस्ट वर्थी लगा, लेकिन फिर भी वो उसे पूरा फ्री नहीं करता। बातें आगे बढ़ती है और मीमो को एक शॉकिंग बात पता चलती है। वो अलियान किंगडम के नहीं बल्कि जा किंगडम के फॉरेस्ट के अंदर है।
उस लड़के से मीमो काफी कुछ सीखता है और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछता है, तुम्हें क्या ये फोरबिडन स्पेल स्क्रॉल पढ़ना आता है? लड़की कहती कि किसी पुरानी और रेयर भाषा में लिखा गया है जिसे सिर्फ कुछ ही लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर वो एक नाम बताती है, फोरबिडन विच, एक ऐसी औरत जिसे उसके अपने लोगों ने देश से निकाल दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ ज्यादा ही ज्ञान था। लड़की कहती है अगर तुम्हें उससे मिलना है तो गोल्डन डिमन जोन जाना पड़ेगा, एक ऐसी जगह जो कि कॉन्टिनेंट के बीच में और काफी डेंजरस है। मीमो उसे इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स कहता है और लड़की भी उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि मीमो ने उसकी जान बचाई थी। मीमो कहता है कि अब हिसाब बराबर हो गया और लड़की से बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से चली जाती है। मीमो के मन में आता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही ईमानदार है और कुछ ज्यादा ही सीधी भी। उसे अपनी आंटी की बात याद आ जाती है जो कि बिल्कुल ऐसी थी। फिर वो लड़की से कहता है कि तुम्हारे पैरालाइज होने का इफेक्ट जल्द ही खत्म हो जाएगा, फिर तुम चली जाना। पिगी भी मीमो के पीछे पीछे आता है और आके उसके कंधे पर चढ़ जाता है। वो दोनों बात करते हैं। लड़की शायद कुछ नहीं कर पाएगी लेकिन फिर भी पीठ पर नजर रखना जरूरी है। पिगी खुश होता है और उसे लगता है कि वो भी किसी के काम आ रहा है। थोड़ी देर के बाद मीमो एक छोटी सी जगह पहुंचता है जिसका नाम होता है मिलियस टाउन। वहाँ एक फीमेल नाइट गेट पर ड्यूटी दे रही होती है लेकिन वो थोड़ी ज्यादा ही सवाल करने वाली होती है। उसे लगता है कि मीमो कोई देहाती है जो कि यहाँ पर सिर्फ मर्सेनरी बनने के लिए आया है और अंश टूटने का सपना लेके। लेकिन फिर भी वो मीमो को अंदर जाने देती है क्योंकि टाउन के लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है कि जितने भी मर्सेनरीज रंस को एक्सप्लोर करने के लिए आए उन्हें अंदर जाने दिया जाए। मीमो उसे थैंक्स बोलता है और सोचता है यहाँ पर सिक्योरिटी को तो बहुत ही लूज है, ना कोई बैग चेक करा ना कोई आईडी मांगी, लेकिन मेरे लिए तो ये अच्छा ही है। फिर वो एक इन में जाता है जहाँ पर एक चिड़चिड़ा बुढ़ा उसका वेलकम करता है। शुरू में वो मीमो से अच्छा व्यवहार नहीं करता लेकिन जैसे ही मीमो उसे एक सिल्वर कॉइन दिखाता है बूढ़ा तुरंत बदल जाता है जैसे कोई वेटर बन गया हो। वो मीमो से उसका नाम पूछता है और मीमो झूठ बोलता है कि आज से मेरा नाम हैटी है। रात को रहने के लिए वो वहीं पर रूम ले लेता है। फिर थोड़ा वॉक पर निकलता है टाउन के आसपास देखने के लिए। वो देखते है कि ये जगह काफी शांत है, हालांकि यहाँ पर काफी बाहर के लोग मर्सेनरीज आए हुए हैं। शॉप्स भी प्रॉपर बनी हुई है और एक एडवेंचरर गिल्ड भी होता है जैसे किसी प्रॉपर फैंटेसी वर्ल्ड में होता है। मीमो हर जगह से थोड़ा थोड़ा इन्फो कलेक्ट करता है और वापस इन में जाकर डिनर ऑर्डर करता है। खाना उसके टेस्ट का नहीं होता लेकिन फिर भी वो एक्टिंग करता है कि सब कुछ टेस्टी है जैसे मजेदार हो ताकि लोग उस पर शक न करें। उसके पास वैसे भी एक काम होता है, वो अपने सार्स ईयर से उस टेबल ड्रंक लोगों की बातें सुनता है। वो लोग कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल नाइट ऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक ड्रंक आदमी कहता है कि होली नाइट्स जो कि मेड एम्पीरियर फैल्को के अंडर है, उन्होंने आज तक एक भी वॉर नहीं हारा। दूसरे लोग भी अपने अपने नाइट्स के ऑर्डर्स को मान लेते हैं और कहते हैं कि ज़ा किंगडम के मैजिक नाइट्स भी किसी से कम नहीं होते। लेकिन सब लोग एक बात पर एग्री होते हैं, कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल नाइट ऑर्डर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स, ये वही लोग थे जिन्होंने होली किंगडम ऑफ निया को सिर्फ कुछ समय में ही जाकर खाक कर दिया था। और सबसे ज्यादा शॉक्ड वाली बात ये होती है कि उनके पास दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो किलर भी है जिसने की लेजेंड्स को भी हिला दिया था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें मीमो को देखने को मिलता है जो कि सब कुछ सुन चुका होता है और वहाँ से निकलने का फैसला करता है। जाते वक्त वो थोड़ा सा खाना भी ले लेता है अपने स्लाइम पेट पिगी के लिए। जब पिगी चावल खाता है तभी मीमो फ्यूचर के लिए एक प्लान बनाना शुरू करता है। वो सोचता है कि सबसे पहले उस इंसान को ढूंढना होगा जो कि उसके लिए फोरबिडन स्पेल का मैजिक पढ़ सके। तभी उसे याद आता है कि जंगल वाली लड़की ने कहा था कि उसे गोल्डन डिमन जोन में एक फोरबिडन विच से मिलना होगा। लेकिन उससे पहले मीमो चाहता है कि वो पिगी को एक स्ट्रेंथिंग एजेंट दे जो कि उसकी ताकत बढ़ा सके। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है। कुछ नशे में डूबे आदमियों ने कहा था कि उनके एरिया में कुछ नए पुराने रन्स मिले हैं जहाँ से बहुत ही सारे मर्सेनरीज आ रहे हैं और पूरा शहर अब जिंदा हो गया है। मीमो सोचते हैं कि शायद से उस रन में उस स्केलेटन रिंग की हड्डियां मिल सकती है जो उस स्ट्रेंथिंग एजेंट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगली सुबह मीमो उन सभी मर्सेनरीज के साथ रन्स के अंदर निकल पड़ता है। वहाँ उनका स्वागत करता है मार्क्यू क्रीड जो कि इस एरिया का लॉर्ड होता है। क्रीड सबको बताता है कि मिल्स रन में एक नई लेयर मिली है जिसमें ड्रैगन्स आई कप नाम का एक अल्टीमेट ट्रेजर छुपा हुआ है। जो भी उसे ढूंढ निकालेगा उसे 300 गोल्ड कॉइंस का इनाम दिया जाएगा। क्रीड ये भी कहता है कि वो डंजन से मिलने वाला सारा लूट उनसे महंगी कीमत पर खरीदेगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि मॉन्स्टर से गिरने वाली चीजें सभी अपने पास रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू होती है और तभी मीमो का ध्यान एक अजीब से नोबल लड़के पर पड़ता है जिसका नाम होता है फ्लैश। वो एक लड़की के पीछे खड़ा होता है जो कि अपने आप को एक हुड से ढकी हुई होती है। फ्लैश उससे पूछता है कि वो किस तरह की लड़की है क्योंकि उसकी आवाज उसको किसी होली नाइट आर्मी के लीडर जैसा लगती है। वो भी उस पुराने रन एंड किंगडम ऑफ निया की। उसकी बात सुनकर वहाँ के मर्सेनरीज के बीच में फुसाफुसी शुरू हो जाती है। सब सोचने लगते हैं कि क्या सच में किंगडम नाइट प्रिंसेस ऑफ निया यही है क्योंकि उसके सर पर तो बहुत ही बड़ा इनाम लगा हुआ है। लेकिन फ्लैश वहीं पर नहीं रुकता, वो लड़की से चीप तरीके से बातें करने लगता है। कहता है कि उसका फ्यूचर भी उसी एल्फ प्रिंसेस जैसी है जिसने की कभी उसके डिनर की इनवाइट को मना किया था। लड़की उससे कहती है कि तुमने गलत पूछा, लेकिन फ्लैश उसे मजबूर करता है कि वो अपना हुड हटाए और साबित करे कि वो ह्यूमन है, एल्फ नहीं। वो पूरा यकीन से कहता
कहते हैं कि जैसे ही वो अपना हुड हटाएगा उसके पॉइंटेड ईयर सब कुछ बता देंगे, और अगर वो एल्फ निकली तो उसके सिर पर लगा बाउंड्री उसका हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लड़की हुड हटाती है सब कुछ बदल जाता है। उस लड़की के कान बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसे होते हैं। ये देखकर फ्लैश चौंक जाता है और बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। जैसे ही उस लड़की का हुड हटता है मीमो तुरंत पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसे वो जंगल में मिला था। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि लड़की खुद ही उसे गंदे इंसान को इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत करके भगा देती है। उसके बाद मीमो एक शॉप की तरफ निकलता है जहाँ पर कुछ इक्विपमेंट लेने के लिए। तभी रास्ते में वो फिर से उस लड़की से टकरा जाता है और लड़की उसे तुरंत पहचान जाती है। वो उसके पास आकर खुद ही रेड के बारे में बात करने लगती है। मीमो उसे वार्न करता है कि आगे से ऐसे लोगों से जरा संभाल कर बात करे क्योंकि वो पहले वाला बंदा बदला लेने के लिए उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन लड़की कहती है कि उसे किसी की परवाह नहीं है। वो जानबूझकर लोगों के साथ रूड बिहेव करती है ताकि कोई उसके करीब ना आए। मीमो फिर उससे थोड़ा मदद मांगता है, उससे कुछ टूल्स लेने के लिए रंस के लिए, लेकिन उसे डर है कि कहीं उसे बेवकूफ बनाकर महंगा सामान ना थमा दे। मीमो कहता है कि वो उसकी हेल्प का पैसा भी देगा। ये सुनकर लड़की तुरंत मान जाती है क्योंकि वैसे भी उसके पास पैसों की कमी होती है। वो मीमो से हाथ मिलाती है और अपना नाम मिस्ट बताती है। मीमो तुरंत समझ जाता है कि ये नाम झूठा है, इसलिए वो खुद का नाम हैटी बताता है और कहता है कि उसकी भी कुछ पर्सनल परिस्थितियां हैं, इसलिए वो भी अपना असली नाम छुपा रहा है। मिस्ट मीमो की हेल्प करती है अच्छा इक्विपमेंट लेने में और मीमो उसकी हेल्प करने के बदले में 3 सिल्वर कॉइन देता है जो कि उस लड़की की उम्मीद से बहुत ही ज्यादा होते हैं। वो उसे थैंक यू बोलती है और जाने लगती है, लेकिन अचानक वो बीच रास्ते में बेहोश हो जाती है। मीमो उसे पकड़ता है और देखने लगता है। उसकी आंखों के नीचे बड़े गहरे डार्क सर्कल्स बने हुए होते हैं। मिस्ट कहती है कि ओ ठीक है, उसे बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अगले दिन वो बिना कुछ बोले क्वाइटली चली जाती है। फिर मीमो मिल्स रंस के अंदर घुसता है। वहाँ उसे कुछ मर्सनरीज भागते हुए मिलते हैं। उनका पीछा कर रहा होता है एक डीमन कार्फ। ये वही अर्स मोस्टर का छोटा वर्जन होता है जिसे मीमो पहले वाले रंस में लड़ चुका होता है। मीमो बिना घबराए पहले उसे पैरालाइज करता है और फिर उसके अंदर पॉइजन छोड़ता है और एक ही छोटी सी सोड की स्टेप से उसका काम तमाम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मर्सनरीज अपने सीनियर को बुलाते हैं, लेकिन तब तक डीमन ऑलरेडी गिर चुका होता है। वो सब बहुत ही शॉक्ड होते हैं कि कोई एक बंदा सिर्फ सोड से ऐसे पावरफुल डीमन को मार गया। लेकिन मीमो बिना रुके बिना कुछ बोले रंस के अंदर और आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में उसके कान से एक आवाज पड़ती है और वही गद्दा इंसान फ्लैश होता है जो अब और 2 मर्सनरी के साथ मिलकर मिस्ट को मारने का प्लान बना रहा होता है। वो कहता है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता है, जिसने कि उसे सबके सामने नीचा दिखाया है। वो उसे पहले टॉर्चर करेगा फिर मारकर उसकी लाश डीमन को खिला देगा। मीमो ये सब सुनकर अंदर से गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि इस दुनिया की गंदगी को खत्म करना जरूरी है। वो चुप रहने की जगह सामने आ जाता है और फ्लैश के सामने खुद को दिखाता है। फ्लैश और उसके लोग तुरंत तलवार निकाल लेते हैं, तैयार हो जाते हैं मीमो को खत्म करने के लिए। लेकिन मीमो पहले से एक टेस्ट करता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना, वो सब भूल जाएगा। लेकिन फ्लैश झूठ बोलता है। उसका प्लान होता है मीमो को जिंदा नहीं छोड़ना। जैसे ही वो अटैक करता है मीमो तुरंत तीनों को पैरालाइज कर देता है। फ्लैश और उसके दोनों गुंस वहाँ से जाकर जम जाते हैं। जब तीनों गुंस पैरालाइज हो जाते हैं मीमो उसके अंदर जहर डाल देता है और अजीब से सुकून भरी फीलिंग आती है जैसे दुनिया से गंदी सोच को मिटाना एक तरह का साफ सफाई हो। फ्लैश चीख कर चिल्लाता है कि मैं बदला लूंगा, लेकिन मीमो सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो उन्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि कुछ पावरफुल डीमंस उनकी तरफ आ रहे थे और जैसे डीमंस उन तक पहुँचते हैं वो तीनों जमीन पर पड़े हिल न सकने वाले लोगों को खा जाते हैं। मीमो बिना किसी गिल्ट के और हल्का फील करते हुए रंस के और गहरे हिस्से में बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाकर वो एक छोटी सी नैप लेने का फैसला करता है। तब पिगी जागकर उसका गार्ड बन जाता है। कुछ देर के बाद मीमो उठता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। हर मोड़ पर मोस्टर्स उसके नीचे गिरे जा रहे होते हैं। उसका सफर मोस्टर की लाशों से भरा जा रहा होता है। इस डिस्ट्रक्शन के बीच एक एक्सपीरियंस्ड एडवेंचर पार्टी सेबरटूथ टाइगर उसे घेर लेती है। उनकी लीडर लिली और वॉइस कमांडर फोर्स कहते हैं कि उन्हें समझ में आया ही नहीं कि ये मोस्टर्स मारा किसने। उनका शक होता है कि कोई तो बहुत ही पावरफुल एनिमी अंदर छुपा हुआ है, इसीलिए वो सरफेस पर लौटने का सोच रहे होते हैं सेफ्टी के लिए। लेकिन वो मीमो को सिर्फ रोकते हैं इतना पूछने के लिए क्या उनके साथ बाहर चलना चाहेगा। मीमो उनका शुक्रिया करता है लेकिन कहता है कि वो अकेला ही जाएगा। उसके दिमाग में एक प्लान होता है कि अगर वो और ज्यादा डीमंस को मारता जाएगा और उनकी लाशें हर जगह छोड़ता रहेगा तो मर्सिनरीज डर के मारे रंस छोड़कर चले जाएंगे और उसे पूरा काम आसान हो जाएगा। ऐसे ही सोचते हुए मीमो एक बड़े रूम में पहुंचता है जहाँ पर एक पेडेस्टल डीमन को आई कप रखा होता है। उसके पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन का स्टैचू भी होता है। मीमो एनिमी देख देख कर इतना समझ जाता है कि अगर वो कप टूटेगा तो वो ड्रैगन स्टैचू जिंदा हो जाएगा, इसलिए वो पहले स्टैचू पर पैरालाइज और पॉइजन कास्ट कर देता है और बिना कोई डैमेज के कप उठाता है और मोस्टर पर मार चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है वो देखता है मिस्ट वहाँ पर खड़ी होती है। मिस्ट थोड़ी सी शौक होती है, तुम मुझसे पहले कैसे पहुँच गए। वो कहती है सिर्फ कुछ ही घंटे की नींद ने मेरा बड़ा इनाम छीन लिया। लेकिन उसे तब और भी ज्यादा हैरानी होती जब मीमो बिना कुछ कहे कप उसके हाथ में दे देता है। मिस्ट उससे पूछती कि मैं इसके बदले में क्या दूं, ये तो 300 गोल्ड कॉइन का रिवॉर्ड है।
मीमो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, रख लीजिए। मेरा ये जो चेहरा है ना वो ज्यादा ही भोला और असरदार हो जाता है जब कोई खूबसूरत लड़की सामने हो। मिस्ट हैरान हो जाती है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसे फ्री में कुछ लेने नहीं देती। लेकिन मीमो बार बार कहता है, मुझे ना कप चाहिए और ना ही पैसा। वो प्लेटफॉर्म के बटन के साथ थोड़ा सा खेलता है और एक सीक्रेट पैसेज खुल जाता है जो कि और भी गहरे फ्लोर तक जाता है। मीमो कहता है, जो मुझे चाहिए वो तो अंदर छुपा है, ये कब सिर्फ एक बहाना था अंदर आने का। मिस्ट को सोचती है और कहती है, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बन जाऊंगी, अगले फ्लोर तक कप का बदला मैं इसी तरीके से चुकाऊंगी। वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। मीमो थोड़ा रुक कर सोचता है और फिर हाँ कर देता है, लेकिन दो कंडीशन रखता है। पहली बात, तुम मेरे पर्सनल कामों में टांग नहीं अड़ाओगी। दूसरी, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि हम लोग रन से ज्यादा जल्दी बाहर निकल पाएंगे। मिस्ट तुरंत हाँ कह देती है और कसम खाती है कि अपनी जान भी देकर उसकी रक्षा करेगी। जल्दी उन्हें एक अजीब सा प्लांट मॉन्स्टर मिलता है जिनके सुनहरे आंखें और फोग होते हैं। मिस्ट अपनी शॉर्ट स्किल से उस मॉन्स्टर को आसानी से हरा देती है। मीमो उसकी तारीफ करता है और फिर गोल्डन आई डीमन के बारे में पूछता है। मिस्ट बताती है कि गोल्डन आई डीमन के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स होते हैं और ये दूसरी दुनिया के हीरोज को जल्दी लेवल अप करने में मदद करते हैं। वो ये भी समझाती है कि दूसरी दुनिया के हीरोज इंसानों को मार के एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, इसलिए उन्हें डीमंस ही मारते रहना पड़ता है लेवल बढ़ाने के लिए। मिस्ट ये भी बताती है कि डीमन किंग एक स्पेशल मैजिक एलिमेंट की वजह से ही है। आम क्रिएचर्स और डीमन गोल्डन आई वॉरिएंट बन जाते हैं जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो जाते हैं। ये सुनकर मीमो को किरी जो कि गोल्डन हीरो याद आता है। उसे अजीब सा एहसास होता है कि शायद उसकी ताकत का कुछ रिश्ता इस सब से है। जल्दी वो दोनों एक रेस्टिंग जोन पर पहुंचते हैं जहां मिस्ट महसूस करती है कि कोई मॉन्स्टर पास है। मीमो समझ जाता है कि वो पिगी होगा, इसलिए वो अपनी स्लाइम को बाहर लाता है, मिस्ट से मिलवाता है। दोनों तुरंत दोस्त बन जाते हैं और फिर मीमो मिस्ट को थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसे बहुत ही जरूरत थी। मिस्ट थोड़ी अनिच्छुक होकर बिस्तर पर लेट जाती है, तभी पिगी उसके सामने नाचने लगता है। मिस्ट उस बात पर ध्यान देता है और इस मौके का फायदा उठाकर मीमो अपनी स्किल से उसे सुला देता है। मीमो हैरान रह जाता है क्योंकि मिस्ट अचानक उठी और अपनी असली रूप में वापस आ गई, एक एल्फ थी। मीमो हमेशा शक करता था पर अब उसे पूरा यकीन हो गया कि मिस्ट असल में सरास है, होली किंगडम ऑफ निया की प्रिंसेस नाइट। दूर एक जंगल में जहां मीमो ने 4 बैंडिट्स को मारा था जो कि मिस्ट का पीछा कर रहे थे। ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के लीडर हिंसा भरे दृश्य को देख रहा होता है। उसे लगता है कि मिस्ट ने खुद उन 4 ताकतवर बैंडिट्स को हरा दिया और वो सोचता है कि अगली बार जल्द वो मिलेगा और उसे लड़ने में मजा आएगा। मिस्ट जब जागती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, जैसे वो एक नॉर्मल इंसान लगने लगती है। वो घबरा जाती है कि शायद से मीमो ने उसका असली रूप देख लिया और जब वो उसे जमीन पर सोती हुई देखती है तो वो राहत की सांस लेती है। पिगी उसके पास आता है और चीखने लगता है जिसे देखकर मीमो प्रिटेंड करना बंद कर देता है कि वो सोता है। फिर दोनों डंजन की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जब उन्हें पूरे फ्लोर के हिलने का एहसास होता है तो वो भागने लगते हैं। अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर उनके पास एक वॉल तोड़कर आता है जिसे मिस्ट स्केलेटन किंगडम के नाम से पूछती है। मीमो समझ जाता है कि ये इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर है क्योंकि ये किसी भी डीमन से बहुत ही ज्यादा मजबूत लगता है जो कि वो पहले देखे हैं। लेकिन मिस्ट को पता था कि उसकी ठोड़ी के नीचे जो कि अजीब सी हड्डियां है वही उनका कमजोर हिस्सा है, अगर वो तोड़ दी जाए तो वो जीत सकते हैं। मिस्ट को लगता था कि आम मर्सिनरीज के लिए ये स्केलेटन के सामने खड़ा होना नामुमकिन है, लेकिन दोनों मिलकर शायद से जीत सकते हैं। स्केलेटन किंग मिस्ट को मीमो से ज्यादा बड़ा खतरा समझता था और उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक मिस्ट अपनी ताकत जगाती है और मीमो से कहती है कि उस बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए अपनी पावर लगानी पड़ेगी, लेकिन ये दुनिया से छुपा कर रखना जरूरी है। वो मीमो से अपना राज छुपाने की दरख्वास्त करती है। तभी उसके शरीर पर एक खास आर्मर उभर आता है। स्केलेटन किंग एक बड़ी एनर्जी ब्लास्ट चार्ज करता है और मिस्ट मीमो को बताती है कि अगर वो उसे हराने में नाकाम रही तो तुरंत भाग जाना, लेकिन मीमो उससे पहले एक्शन में आ जाता है। वो अपनी स्किल से बॉस मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है। मिस्ट थोड़ी कंफ्यूज होती है पर जब मीमो डीमन पर पॉइजन स्पेल डालता है तो उसे अचानक याद आता है कि वही आदमी है जो कि उसे जंगल में मिली थी। जल्दी पॉइजन की वजह से स्केलेटन किंग मारा जाता है और मीमो उसकी हड्डियां ले लेता है जो कि स्ट्रेंथिंग पॉइजन बनाने के लिए जरूरी है। वो एक नजर मिस्ट पर डालता है और वो समझ जाता है कि उसके दिमाग में बहुत ही सारे सवाल हैं, इसलिए वो वादा करता है कि उनके जवाब देगा। जब वो दोनों सरफेस पर पहुंचते हैं तो वो वापस से चलना शुरू कर देते हैं। तभी पिगी मीमो को कुछ अजीब सी चीजों के बारे में अलर्ट करता है जो कि स्केलेटन किंग के अंदर छुपी हुई होती है। मीमो दौड़ता है और एक छोटा सा बंडल डीमन चेस्ट क्रिविटी में मिलता है। जैसे ही वो बंडल हाथ में लेता है वो चमकने लगता है और उसपे से एक अजीब सा सिंबल उभर आता है। जब वो बंडल खोलता है तो उसमें से एक अजीब सा अंडा होता है। पिगी उस अंडा को लेना चाहता है, इसलिए मीमो डिसाइड करता है कि उसे अपने साथ ले चले जाए दूर उन सब से। इसी बीच मीमो को क्लासमेट्स भी अपना पहला डंजन एंटर कर चुके होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स भाग रहे होते हैं जब स्केलेटन नाइट उनका पीछा करते हैं और एक लड़की जमीन पर अपना कटा हुआ हाथ लेकर रोते हुए बैठी होती
जाती है। उसकी दोस्त मदद करने की कोशिश करती है पर मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देते हैं। सब कैसे न कैसे बच जाते हैं और आया मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो जाती है, तैयार उन्हें रोकने के लिए। लेकिन उनके कुछ करने से पहले सो और किरी मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और एक बार में उन्हें हरा देते हैं। लेकिन किरी अपने क्लासमेट की परवाह किए बिना अपना अटैक करता है और आया को उन्हें शील्ड करना पड़ता है। किरी अपनी ताकत पर फख्र करता है और बताता है कि वो लेवल 24 पर है। अब वापस डंजन सिटी में मीमो और मिस्ट सरफेस पर पहुंचते हैं, जहां पर गार्ड्स उन्हें देखते हैं। सबका ध्यान डंजन के अल्टीमेट ट्रेजर पर होता है और इसी बीच मीमो चुपके से वहां से निकलता है। मिस्ट उसके पीछे पीछे चलती है और बताती है कि कल वो लॉर्ड के सामने एक पब्लिक सेरेमनी में अपना इनाम लेगी। मीमो पूछते क्या वो तब तक फ्री रहेगी। जब मिस्ट हाँ करती है तो वो कहता है कि रात को उसके कमरे पर आना, कुछ बातें जो कि वो समझाती है। पर जाते वक्त उसके हाथ को पकड़कर थैंक्स बोलता है कप के लिए। रात को मीमो स्ट्रेंथनिंग एजेंट बना रहा होता है, तभी मिस्ट उसके दरवाजे पर आती है। मीमो उससे कहता है कि वो चाहता है कि मिस्ट उसकी जर्नी में एस्कॉर्ट करे। वो कहता है कि कप का इनाम तो उसके पास है, पर फिर भी वो उसे अपना साथी बनाना चाहता है। ये बात करके वो मिस्ट को अपना उधार महसूस करवाना चाहता है, हालांकि उसे ये तरीका पसंद नहीं। मीमो उसे एक मैप दिखाता है और बताता है कि वो कॉन्टिनेंट के बीच में एक गोल्डन डीमन जोन जहाँ फॉरबिडन विच से मिलना चाहता है। वहाँ बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स है, इसलिए उसे एक स्किल्ड साथी चाहिए जो कि उसके साथ लड़ सके। और मिस्ट ही वो इंसान है जिसे कि वो पूरा भरोसा करता है। मिस्ट थोड़ी डर रही होती है पर मीमो कहता है कि वो सच समझने का फैसला कर सकती है। फिर अचानक मीमो उसका असली नाम सिर से पुकारता है और मिस्ट बिना सोचे समझे जवाब दे देती है। तब उसे एहसास होता है कि वो थोड़ा चालाक बन गया। मीमो माफी मांगता है पर बताता है कि उसने अपनी स्किल से मिस्ट को डंजन में नींद में डाल दिया था, इसलिए वो उसका राज जानता है। वो कहता है कि वो मिस्ट को अपने सबसे कीमती एसेट मानता है, इसलिए कभी उसे नहीं छुपाएगा। मीमो जानता था कि मिस्ट के लिए उसके साथ सफर में सबसे बड़ा डर राज था, पर अब वो सबके सामने आ चुका है। मिस्ट भी अपने राज छुपाना बंद कर देती है और कहती है कि वो अपनी असली रूप स्पिरिट्स की मदद से छुपा सकती है। पर स्पिरिट्स को अपनी ताकत वापस लेने के लिए उसे सोना पड़ता है, इसलिए वो अपनी असली रूप में वापस आती है। उस वक्त वो अपना असली रूप मीमो को दिखाती है और कहती है कि अब वो उस पर भरोसा करती है। मीमो भी अपना असली नाम बता देता है ताकि वो दोनों बराबर हो जाए। मिस्ट हाँ कर देती है कि वो उसकी एस्कॉर्ट बनेगी। मीमो उसे पहले डंजन में मिला एक नीला क्रिस्टल देता है उसकी पेमेंट के रूप में। मिस्ट उस क्रिस्टल को देखकर हिल जाती है क्योंकि वो क्रिस्टल असल में एक रेयर आइटम है जिसे ब्लू ड्रैगन स्टोन कहते हैं, जो कि मार्केट में अब नहीं मिलता। बस ये एक टुकड़ा है उसके कप के इनाम से ज्यादा कीमती था। वो इस कदर की कीमती चीजें लेने से मना कर देती है और उसे वापस मीमो को दे देती है। मीमो सोचता है कि मिस्ट अपनी अच्छाई में थोड़ी ज्यादा ही मासूम है। फिर वो स्टोन उसके हाथ में फेंक देता है और कहता है कि ये अब से तुम्हारा है, अगर तुम्हें नहीं लेना है तो इसे फेंक सकती हो। मिस्ट थोड़ी झिझक के साथ स्टोन को ले लेती है। फिर वो मीमो को अपनी कहानी बताने की कोशिश करती है कि कौन लोग अभी उसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मीमो कहता है कि उसका पास्ट उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो सिर्फ उसकी स्किल को देखना चाहता है क्योंकि अब उसका एम्प्लॉयर है। अगली सुबह जब वो दोनों साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं तो इनके लोग उनके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। मीमो मिस्ट से कहता है कि उनकी बातों को इग्नोर करो। फिर वो पूछता है तुम्हें फॉरबिडन स्पेल के बारे में क्या पता है। मिस्ट बताती है कि ये स्पेल गॉडेस वेस्का ने मना किए थे। वो पुराने जादू हैं जो कि बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। मीमो सोचता है कि अगर गॉडेस ने मना किया है तो ये स्पेल उसके लिए बहुत ही खतरा हो सकते हैं। वो मिस्ट को शुक्रिया अदा करता है और मिस्ट थोड़ी सी शर्मा जाती है क्योंकि ये पहली बार था जब मीमो ने ओपनली उसे थैंक्स कहा। उसके बाद मिस्ट अपना इनाम लेना चाहती है और मीमो फॉरेस्ट में पिगी के साथ स्ट्रेंथिंग मेडिसिन बनाने लगता है। मिस्ट अपने आप को वहाँ पर बेघर महसूस करती है, एक ऐसी पार्टी में जहाँ पर सिर्फ अमीर और शाही लोग हैं। वक्त बढ़ रहा है और फिर उसका इनाम भी अभी तक नहीं मिला। तभी लॉर्ड एक मशहूर मैजिशियन को बुलाता है जो कि इल्यूजन तोड़ता है अपने मेहमानों के लिए शो के तौर पर। मिस्ट डर जाती है कि कहीं वो पकड़ी न जाए। मीमो भी इस बात से शक करने लगता है क्योंकि मिस्ट लेट हो गई है। दूसरी तरफ मीमो के क्लासमेट्स में आया गॉडेस वेस्का के पास आ जाती है अपने हाथ खो देने वाली लड़की के इलाज के लिए। गॉडेस कहती है कि उसने लड़की को तभी हील किया जब उसे पता चला कि वो एक बी रैंक हीरो है। फिर वो जया से पूछती क्या वो किरी के ग्रुप में नहीं जा रही है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती कि वो सेल्फी से अगर किसी एस रैंक हीरो के साथ काम नहीं करती। लेकिन आया अपनी जगह पर मजबूत से खड़ी रहती है और कहती कि वो किरी के साथ अभी काम नहीं कर सकती। वो कसम खाती कि अपनी ड्यूटीज खुद ही पूरा करेगी। गॉडेस वेस्का सुनकर कहती कि उन सभी स्टूडेंट को अपने पास ले लेगी जो कि फर्स्ट ट्रायल पास नहीं कर पाए ताकि उनकी ट्रेनिंग कर सके। आया घबरा जाती है और गॉडेस को याद दिलाती है कि उन्होंने एक डील की थी, वो स्टूडेंट्स को परेशान नहीं किया जाएगा अगर वो उनके लिए लड़ेंगे। पर गॉडेस कहती कि उनके पास किंग का ऑर्डर है इसलिए वो मजबूर है। वो आया को बताती कि अगर वो ये स्टूडेंट्स नहीं लेकर जाते तो उन्हें हटा दिया जाएगा। आया के पास कोई रास्ता नहीं बचता, बस उसे ऑर्डर्स मान लेना पड़ता है। वापिस मीमो के पास वो सोचती है कि शायद से मिस्ट ने इनाम लेकर उन्हें धोखा दे दिया और फिर उनके साथ कुछ गड़बड़ हो गई। पहला ऑप्शन नामुमकिन लगता है इसलिए वो मिस्ट से मिलने जाता है। रास्ते में वो लोगों की बातें सुनता है। वो लड़की जो कि कप जीती है वो असल में एक वांटेड एल्फ प्रिंसेस है। लोग कहते हैं कि जब उसका राज पकड़ा गया था वो जंगल में भाग गई और ये उसकी मदद नहीं
करेगा क्योंकि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स उसके पीछे हैं। तभी आसमान में 3 ड्रैगन्स दिखाई देते हैं जो कि उस जंगल की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर मिस्ट भाग रही है। एक ड्रैगन नाइट पर अटैक करता है। मिस्ट पहले अपने स्पिरिट मैजिक से उसको एरेसल स्लैश से गिराने की कोशिश करती है और वो अपनी तलवार पर जादू डालती है और दूसरे और तीसरे ड्रैगन को भी एक ही साथ हराती है। मिस्ट थक चुकी होती है लड़ाई से, हालांकि सामने वाले नाइट्स लो रैंक के थे। तभी एक भारी भरकम स्पीयर उसकी तरफ आता है जिसे वो तुरंत रोक लिया। एक ड्रैगन तेज रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ रहा था पर मिस्ट को समझ में आ गया था कि वो बस धोखा है, असली दुश्मन उसके सामने ही था। वो तेजी से आगे बढ़ती है और तलवार जानकर करते हुए कहती कि हाई रैंकिंग नाइट्स गुजेन से टकरा गई। गुजेन ने घमंडी आवाज में कहा, यहाँ तुम्हारी मौत तय है। मिस्ट अपनी स्पिरिट आर्मर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी क्योंकि पहले जो इल्यूजन तोड़ने वाला स्पेल था उसकी वजह से वो कमजोर थी। गुजेन उसको पीछे धकेल रहा था और बताने लगा कि उसे एक खास आदमी के हुक्म पर मिस्ट को जिंदा पकड़ने की जगह मारने के लिए भेजा गया है और उससे पहले वो मिस्ट के साथ थोड़ा सा खेलना चाहता है। गुजेन मिस्ट को जोर से पीछे धकेल रहा था जब वो अपना बैलेंस खो बैठी और गिर गई। उसने अपनी तलवार को भी किक मारकर दूर कर दिया। गुजेन ऊपर चढ़ रहा था उसे मार सके। तभी मीमो वक्त पर आ गया। उसने गुजेन को पैरालाइज स्पेल से रोक दिया और मिस्ट को उस मुसीबत से निकाला। मिस्ट हैरान होकर पूछती, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मीमो गुजेन पर नॉन लीथल पॉइजन लगाता है और उसको सुला देता है। फिर मिस्ट से कहते हैं कि जब दूसरे लोग मौजूद हैं तो प्राइवेट बातें नहीं कर सकते। वो बताता है कि वो उसे लेने के लिए वापस आया है पर मिस्ट मना करती है। वो उसकी नौकरी एक्सेप्ट नहीं कर सकती अभी क्योंकि अगर वो उसके साथ रहेगा तो ड्रैगन नाइट्स उसका भी पीछा करेंगे। मिस्ट ब्लू ड्रैगन स्टोन वापस जाती है पर मीमो उसकी बात से चिढ़ जाता है और ड्रैगन स्टोन से भरा पाउच उसके सामने फेंक देता है। मिस्ट हैरान हो जाती है और मीमो कहता है कि मैं तुमसे बेहतर इस कोट नहीं ढूंढ सकता और कोशिश भी नहीं करूंगा। फिर अचानक वो मिस्ट से कहता है कि कपड़े उतार लो। मिस्ट पूछती है क्या उसने सही सुना? मीमो उसे गुस्से से देखता है। वो समझ में नहीं पा रही होती कि वो क्या चाहता है और कहता है सबने तुम्हें तुम्हारे कपड़ों की वजह से ही पहचान लिया है, तुम्हें कुछ और पहनना होगा ताकि तुम्हारा पता न चले। फिर वो कहता है कि उसे जंगल की विच ढूंढनी है क्योंकि उसे पता करना है कि ये फोरबिडन स्पेल का क्या है और शायद से वो मिस्ट की पहचान छुपाने में मदद कर सके। मीमो फिर गुजेन के पास जाता है और उसे नींद का स्पेल हटा देता है। वो पूछते है कि तुम्हें कौन भेजा है मुझे मारने के लिए। गुजेन उसकी तरफ देखता है और सोचते है कि कब उसकी मौत आएगी पर मीमो उसे वादा देता है कि अगर वो सच बताएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और पॉइजन भी हटा दिया जाएगा। गुजेन सच बोलने लगता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि एल्फ प्रिंसेस इस बात पर क्या करेगी। और उसकी बात खत्म करने से पहले मीमो को खतरा महसूस होता है। वो मिस्ट को खींच लेता है जब एक बड़ा तलवार गुजेन के सिर पर गिरता है। मीमो तुरंत मुड़ता है और देखते है कि 3 ड्रैगन राइडर्स नीचे उतर रहे हैं जिनका नेतृत्व एक जवान आदमी कर रहा होता है जिसके बाल चंडी जैसे सफेद है और लाल आंखें तेज झांक रही है। वो अपने आप को इंसानों का सबसे मजबूत सिपाही बताता है जिसका नाम सी है। वो अपने 3 साथियों के साथ नीचे उतरता है और बताता है कि वो 5 ड्रैगन राइडर्स हैं। गुजेन भी उन्हीं में से एक था। पहले वो ज्यादा बोलता था इसलिए उनकी मौत हुई। उनमें से एक थोड़ा फ्लैशी लगता है जिसका हेयर कट एकदम कोरियन स्टाइल लगता है और दूसरा पैरेट कोस्प्ले करने लगता है। वो सी को कहता है कि उसे एक बॉल की तरह खेलना चाहिए, जमीन पर उछलना चाहिए, उसके बाद ही उसे मारना चाहिए क्योंकि राजा ने खुद उसे साइड पर ही मारने का हुक्म दिया है। फ्लैशी क्रेन उस पायलट को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि राजा चाहता है कि सी का लाश बिल्कुल उतना ही खूबसूरत दिखे जितनी कि वो असली जिंदगी में। मिस्ट सुनकर डर जाती है उन लोगों की बातों से। वो अपनी तलवार निकालती है और कहती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, लेकिन ये लोग उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। तभी सी बोलता है कि वो उसके लिए एक ड्यूल के लिए तैयार है। अगर वो जीत गई तो वो उसे छोड़ देगा पर उसकी नजर तुरंत मीमो पर चली जाती है क्योंकि अभी वो ज्यादा इंटरेस्टेड है इस अजीब फॉरेन आदमी में, एल्फ प्रिंसेस में नहीं। मीमो समझ जाता है कि उसकी जान अब रस्सी पर टिकी है क्योंकि वो महसूस कर सकता है कि सी की ताकत जो कि उस सोल ईथर से 100 गुना ज्यादा है उसने उसे टक्कर दी है। फिर भी वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ पूछता है सी से क्या वो थोड़ी सी बात कर सकते हैं। सी उससे उसका नाम पूछता है पर मीमो झूठ अपना नाम बता देता है जो सी तुरंत पहचान जाता है और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो पायलट इतना बेवकूफ लगता है और वो पूछता है कि इतना इंटरेस्ट इस लड़के में क्यों। पर सी कहता है ये लड़का ड्रैगन राइडर्स के सामने डरता नहीं और ह्यूमैनिटी का सबसे मजबूत आदमी से भी बात करना चाहता है। मीमो समझ जाता है कि उसे अपनी चाल अच्छी तरह चलनी होगी अगर वो इस मुश्किल से बचना चाहता है। वो सी से पूछते क्या तुम बस दुनिया के सबसे ताकतवर दुश्मन से लड़ना चाहते हो अपनी लड़ाई की भूख मिटाने के लिए। सी मानते हुए कहता है सच है पर ज्यादा दुश्मन मुझे अच्छा मुकाबला नहीं दे सकते। मीमो फिर पूछता है तो फिर तुम गोडेस वेस्का से क्यों नहीं लड़ते हो। सी कहता है कि गोडेस सच में बहुत ही मजबूत है पर हमारे राज्यों के बीच में शांति की संधि है और अगर कभी जंग हुई तो मैं उन हीरो से लड़ना चाहता हूँ जो उसने दूसरी दुनिया से बुलाए क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है। मीमो मुस्कुराता है। सी मिस्ट से बोर हो जाता है और कहता है मैं तुम जैसे कमजोर से नहीं लड़ना चाहता हूँ, तलवार छोड़ दो और अपनी मौत को कबूल कर लो। मिस्ट बिल्कुल भी मना करती है जो किसी को और गुस्सा दिलाता है लेकिन मीमो फैसला करता है कि डील को
और मीठा बनाने का और कहता है, अगर तुम एक ताकतवर दुश्मन से लड़ना चाहते हो जो कि सच में तुम्हारी बराबरी कर सके तो मुझे अपना ओपोनेंट चुनो, मैं एक हीरो दूसरी दुनिया से। सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं ये सुनकर, मिस्ट भी, जिसे कोई अंदाजा नहीं था। पर सी हंसते हुए कहता है, मुझे शुरू से पता था इसमें कुछ अलग बात है। वो पूछता है, इतना दूर अपने किंगडम से इतना दूर जंगल में हीरो क्यों घूम रहा है? मीमो सोचता है कि सच बताना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर झूठ बोला तो सी को पता चल जाएगा। वो सी को बताता है कि गोडेस ने उसकी बाकी हीरो से अलग माना है, इसलिए उसे अलग करके भेज दिया गया। उस बात में कोई झूठ नहीं था, लेकिन जैसा सोचा था सी को लगा था कि मीमो बहुत ही पावरफुल हीरो होगा, इसलिए उसे अकेला जाने की छूट मिली। सी पूछता है, तुम क्या चाहते हो? मीमो कहता है कि अभी हमारा मैच डिले हो जाए थोड़ा। सी हंसकर कहता है, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? मीमो कहता है, मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि गोडेस भी मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगी। तब मैं वापस आऊंगा तुमसे एक आखिरी मार कता लड़ाई करने के लिए। सी पागल की तरह हंस पड़ता है और कहता है, कभी देखना चाहूंगा वो दिन। फिर वो मीमो को आजाद कर देता है और वो कहता है कि जब तक वो एल्फ प्रिंसेस को नहीं मिटा देते तब तक ड्रैगन राइड्स नहीं जाएंगे। मीमो का चेहरा बदल जाता है और वो कहता है कि मैं उन्हें मिस को कुछ नहीं करने दूंगा, मुझे उसकी मदद चाहिए ताकत पाने के लिए। सी फिर से हंसकर कहता है, अच्छा मैं तुम्हें वो भी करने दूंगा क्योंकि मुझे तुमसे जल्दी लड़ाई करनी है। करेन कुछ कहना चाहता है लेकिन सी उसे चुप रहने के लिए कहता है, वरना जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर सब लोग अपने ड्रैगन पर चढ़ जाते हैं। सी मीमो से कहता है, मेरी सब्र की हद तक मजबूरी कर लो वरना मैं तुमसे लड़ूंगा। मीमो मुस्कुराता है, उन्हें अलविदा कहता है और उनका इंतजार करता है कि वो उस रेंज में आ जाए जहाँ वो चाहता था। जब वो उस रेंज में आते हैं मीमो अपना पैरालाइज स्पेल चला देता है। सी समझ जाता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी होती है। जल्दी सारे ड्रैगन्स और उसके राइडर्स एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। मीमो उन्हें देखकर हंस रहा होता है और वो कहता है कि ये कोई हीरो वाली कहानी नहीं है जहाँ लोग अपनी बात निभाते हैं, ये मेरे बदला लेने की कथा है दुनिया से, मुझे फर्क नहीं पड़ता कैसे। सी गुस्से से जमीन पर लड़ता है और वो पूछता है, तुमने क्या किया? मीमो जवाब भी नहीं देता और सबको जहर देकर मार देता है, लेकिन सी जहर के बावजूद जिंदा रहता है, जैसे सोलितर जो कि पॉइजन होने के बावजूद भी हिल सकता था। सी ताकतवर होता है, अपनी लेंस उठाता है और मीमो पर फेंकने की कोशिश करता है, पर थकान से गिर जाता है। तब एक अलार्म बजता है, बैकअप आता है और बहुत सारे ड्रैगन्स राइडर्स आते हैं। सी उन्हें ऑर्डर्स देता है, दूर रहो और दोनों मीमो और मिस को मार दो। लेकिन ड्रैगन राइडर्स हैरान होते हैं जब वो अपने सी को जमीन पर गिरते हुए मरते हुए देखते हैं। मीमो मिस्ट से कहते हैं कि जब तक मौका है तुम भाग सकती हो, लेकिन मिस्ट कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मीमो मुस्कुराता है और अपनी नई सीखी हुई एबिलिटी से तुरंत पिगी से कॉन्टेक्ट करता है। जल्दी पिगी मीमो के पीठ से निकलता है और अपनी टेंटिकल से उड़ते हुए ड्रैगन राइडर्स पर वार करता है। मीमो अपना पैरालाइज स्पेल लगाता है और ड्रैगन राइडर्स एक के बाद एक गिरने लगते हैं। वो सोचता है कि इन लोगों को अपने प्रयोग के लिए सब रैट्स की तरह इस्तेमाल करेगा। करेन पर बर्सर्क स्पेल चलाता है जो कि तुरंत गुस्से में आकर मैनेजर को फोन करने लगाता है। पायरेट पर डार्कनेस स्पेल चलाता है जिससे कि वो अंधा हो जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि क्या हुआ। सब कुछ करने के बाद मीमो सबको एक बार फिर से पैरालाइज में डाल देता है और फिर उन्हें मारने के लिए छोड़ देता है। अचानक उसे पता चलता है कि सब मर चुके हैं, लेकिन एक आदमी अब भी जिंदा है जो कि उसे हैरान कर देता है। वो उसके पास जाता है, आदमी अपनी आखिरी सांस लेता है और जमीन पर गिर पड़ता है। आखिरकार वो भी मर जाता है। उसके बाद मीमो और मिस्ट जंगल में आगे बढ़ते हैं, ये जानकर कि अब कोई उनका पीछा नहीं करेगा। लेकिन मिस्ट कहता है, ब्लैक ड्रैगन राइडर जो कि हीरो किलर के नाम से जाना जाता है शायद से अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। मीमो अचानक याद करता है कि उसने वैसे ही कोई आदमी मारा था जो कि मिस्ट को हैरान कर देता है। मिस्ट सोचती है कि ये आदमी कितना ताकतवर होगा। वो आदमी अपनी वफादारी का वादा करती है और कहती है मुश्किल वक्त में भी मीमो के साथ रहेगी। मीमो भी वादा करता है कि उसका एहसान चुकाएगा। आखिरकार दोनों जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं, बिना जाने के आगे कौन उनका इंतजार कर रहा होगा। कई दिन बीत जाते हैं जब मीमो और मिस्ट एक नए शहर पहुँचते हैं। वो शहर जिंदा दिल लगता है, बाजार में बातें, हंसी और रात को बच्चे खेलते नजर आते हैं। मीमो अलग अलग दुकानों को देखता है और एक अजीब सा मास्क उसकी नजर में आता है। दुकान वाला बताता है कि ये मास्क फ्लाई किंग का नकल है जो कि पहले एक डीमन था। वो अपनी जनजातियों को एक बड़े सेना से बचाकर अपनी जनसमूह को बर्बादी से बचा चुका है, लेकिन कुछ राजनीति करने वाले लोगों ने उसे देश से निकाल दिया, कहकर कि वो बुराई का जड़ है और फ्लाई किंग कभी वापस नहीं दिखा। मीमो वो मास्क खरीद लेता है और अपने टेंट में वापस जाकर पहनता है और सोचता है कि उसकी कहानी फ्लाई किंग से मिलती है, लेकिन डीमन किंग के अलावा वो गोडे से अपना बदला जरूर लेगा। अगली सुबह वो मिस्ट के साथ शहर घूमने निकलता है। मिस्ट को लगता है कि दुश्मन उन्हें शहर के बीच में नहीं ढूंढ पाएंगे, फिर भी मीमो सावधान रहता है, देख रहा होता है कि कहीं पीछे तो नहीं आ रहा है कोई। अचानक वो एक बड़ा और पुराना इमारत देखता है और मिस्ट बताती है कि ये जगह कंज्यूम के नाम से जानी जाती है, जहाँ गुलामों और मर्सिनरीज के बीच में जंग होती है और वो जानवरों से भी लड़ते हैं, जहाँ लोग शोहरत, सोना या फिर आजादी की उम्मीद में लड़ते हैं। मीमो सोचता है कि ये जगह मेरी दुनिया के रोमांस शहर जैसा लग रही है। वो पूछते हैं इस इलाके पर किसका राज है। मिस्ट बताते हैं कि ये पूरा इलाका यूसा किंगडम के कंट्रोल में है। वो मीमो को बताते हैं कि आज के लिए कुलिज्म एक तरह का फ्रीक शो बन गया है। पहले के दिनों में यहाँ पर बहुत ही सारे अमीर और सिपाही एक दूसरे से लड़ते थे अपनी ताकत दिखाने के लिए, और कई बार बेहतरीन को अपने पूरे सेना का कमांडर चुना जाता था। लेकिन मीमो को ये
ये बकवास बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो मिस्ट से कहता है कि चलो एक अच्छे से इन में चलते हैं। मिस्ट शिकायत करती है पैसे बचाने के लिए कि एक ही कमरा ले, दो की जरूरत नहीं है। मीमो मुड़कर देखने लगता है कि वो मजाक कर रही है या फिर सच है, लेकिन मिस्ट बिल्कुल सीरियस होती है और कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम मेरे साथ हो। शाम को वो दोनों टैवरन जाते हैं और मीमो देखते है कि ये जगह लोगों से भरी हुई है। वो चुपके से बातें सुनता है और जब आदमी गोसिप कर रहे होते हैं कि ब्लैक ड्रैगन नाइट सब मर चुके हैं, वो कहते हैं कि वो एल्विन प्रिंसेस को ढूंढने के लिए गए थे और मजाक में कहते हैं कि वो किचन में छुपी होगी, सैंडविच बना रही होगी। मीमो इन ना इंसाफी भरी बातों पर मुस्कुराता है और वो सुनता रहता है। जब कोई कहता है कि सिंटो नाम के कुछ लोगों ने ड्रैगन नाइट्स को मारा है और कुछ सोचते हैं कि शायद से उन्होंने मिस्ट को भी मार दिया होगा, जबकि वो खुद उनके सामने बैठी होती है। मिस्ट बताती है कि सेंटो आजकल सबकी जुबान पर है। ये कुछ अंधेरे एमए लोग हैं जो कि एक श्रापित बुरा भगवान पूजते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और कुछ हुडेड लोग टैरवेन में आ जाते हैं। वो अपने आप को सिंटो के जादूगर बताते हैं। वो भीड़ से गुजारते हैं, कुछ लोगों को एक टेबल से हटाकर बैठते हैं और शराब मांगते हैं। मीमो सोचते हैं कि ये लोग ज्यादा खतरनाक नहीं लगते, लेकिन उनके ड्रैगन नाइट्स की मौत रहस्यमयी है। ये लोग कह सकते हैं कि उनका शराब सच हुआ। अचानक मीमो दो लड़कियों को बातें करते हुए सुनता है जो कि कहते हैं कि ये ड्रैगन नाइट्स की मौत फोरबिडन विच की वजह से ही हो सकती है। एक कहते हैं कि किसी ने उसे आसपास देखा भी है। मीमो तुरंत उनके पास जाता है और उनसे बियर और खाना मांगता है और बदले में जानकारी भी मांगता है। वो आदमी खुशी खुशी बताते हैं कि फोरबिडन विच एक डार्क एल्फ है जो कि 10 सालों से कहीं पर नजर नहीं आई है। अभी हाल ही में किसी ने कहा है कि उसने उसको कोलोसियम के टिप्स में लड़ते हुए देखा है, एक खूनी फाइटर के रूप में। वो सोचता है कि इस बीस्ट वुमेन को कहाँ मिलेगा, तो वो लोग उससे कहते हैं कि पहले तुम्हें कोलोसियम के अंदर जाना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें ड्यूक की परमिशन लेनी पड़ेगी। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक चीता वाली लड़की टैरवन में आती है। लोग तुरंत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि मीमो बहुत ही लकी है क्योंकि यही वो बीस्ट वुमेन है जिसके बारे में बात कर रही थी, मीमो तुरंत उसके पास जाता है और उससे पीने के लिए कुछ और खाने के लिए भी ऑफर करता है। चीता लड़की अपना नाम एवी बताती है और सीधा पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। मीमो बिना टाइम वेस्ट किए पूछते क्या उसने फोरबिडन विच को देखा है। ईवी थोड़ी सी नाराज हो जाती है और वो कहती है कि वो सिर्फ अफवाह है, किसी ने शुरू की है। वो सच है कि वो गोल्डन फॉरेस्ट में गई थी जहाँ पर विच रहती है, लेकिन उससे कभी भी नहीं मिली। वो उससे पूछती है कि तुम्हें आखिर विच के बारे में क्यों पता करना है। मीमो झूठ बोलता है कि वो एक स्कॉलर है जो कि विच पर एक बायोपिक बनाना चाहता है, लेकिन ईवी उसे वॉर्न करती है कि उस फॉरेस्ट के पास भी मत जाना, वहाँ तुम एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। ये कहकर और टैरवेन से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद मीमो और मिस्ट भी वहाँ से निकल जाते हैं और एवी कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं कि वो बिस्ट विच झूठ बोल रही थी। मीमो भी यही सोचता है और डिसाइड करता है कि कल इस मामले की अच्छी तरह से जांच करेंगे। वो दोनों अपने इन में वापस जाते हैं जहाँ पर मीमो को याद आता है कि उसने अपने स्लाइम को खाना खिलाना भूल गया और वो सोचता है कि पीटा उससे लास्ट स्वीट ना हो जाए। फिर वो दोनों अपने बैग से पुराने चीज सैंडविच निकाल कर खाने लगते हैं जिसे मिस्ट बहुत ही पसंद करती है। मीमो सोचता है कि वैसे वो एवी से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। मिस्ट कहती है कि खूनी फाइटर्स को सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए होता है, क्योंकि पैसा उन्हें अपने मालिक से आजादी दिलाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ही बड़ा पैसा चाहिए होता है। मीमो डिसाइड करता है कि सुबह एवी के बारे में और जानेगा, जबकि मिस्ट अपनी होर ग्लास फिगर मेंटेन करने के लिए कैलोरीज बर्न करने की सोचती है और अपने आर्मर को पहनती है जो कि उसके विटल पार्ट्स खुले छोड़ती है। वो अपनी तलवार चलाने की प्रैक्टिस शुरू करती है और मीमो उसे देखकर इम्प्रेस होता है। वो सोचता है कि ये लड़की सैंडविच भी बनाकर उसी तलवार से काट सकती है, जो कि एक्स्ट्रा बोनस है। वो इम्प्रेस्ड होकर पूछते हैं कि उसे कुछ बेसिक मूव सिखा सकती है। मिस्ट हाँ कहती है। वो कहती है कि पूरी ताकत से अटैक कर और प्रैक्टिस शुरू कर देती है। मीमो सोचता है कि कोई कमजोर औरत उसकी ताकत को संभाल पाएगी। मिस्ट उससे कहती है कि टेंशन मत लो, वो पहले होली नाइट्स की इंस्ट्रक्टर थी। फिर मीमो पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन मिस्ट आसानी से बच जाती है और दोनों हाथ से उसके पीछे बांध देती है। मीमो तुरंत हार मान लेता है और जब मिस्ट उसको छोड़ देती है, दोनों पसीने में लथपथ हो जाते हैं। मिस्ट सोचती है कि कपड़े धोने चाहिए, तो वो तुरंत नीचे जाकर कपड़े साफ करने लगती है, लेकिन जब मीमो पीछे आता है तो मिस्ट चुपके से उसका क्लोक सूंघने लगती है। वो जल्दी से छुप जाती है और मीमो से कहती है कि वो कपड़े धोने की आदत बना रही है। मिस्ट फिर सोने के लिए चली जाती है और मीमो अपनी जगह बैठकर अपनी डार्क मैजिक की किताबें पढ़ने लगता है, लेकिन जैसे मेरा डिसलेक्सिक दिमाग मीमो को कुछ भी समझ में नहीं पाता। वो महसूस करता है कि मिस्ट कितनी मेहनत कर रही है ताकि वो उसका बोझ न बने। उसने डिसाइड किया कि वो अगले दिन उसका शुक्रिया अदा करेगा, उससे पहले ही सोने जाने दिए, लेकिन मिस्ट तब तक उठ जाती है और मीमो को बताती है कि वो सो नहीं पाई। वो अपना हर बैग निकालती है और 3 अलग अलग जरिए दिखाती है, जिसमें से हर एक का असर अलग होता है। पहला हर्ब नींद और आराम देता है, दूसरा हर्ब ऊर्जा बढ़ाता है। मीमो सोचते है कि सच में काम करेगा, फिर वो ट्राई करता है। वो 2 कप्स निकालता है और उनमें सूप कप्स को डालता है और गर्म पानी में डाल देता है। मिस्ट एक छोटी बोतल से हर्ब डालने लगती है और फिर रियलाइज करती है कि उसने गलती से एनर्जेटिक पोशन डाल दिया, रिलैक्स करने वाली नहीं। मीमो सोचता है कि ये मुश्किल हो सकता है, हम एक ही कमरे में और कोई देख नहीं रहा,
लेकिन वो अपने गोल को याद करता है, गोडिस वेस्का से बदल लेना। इस सोच से उसका दिमाग फिर से फोकस हो जाता है। मिस्ट झुककर कहते कि उसने आखिरकार किंग ऑफ ऑल सेल्स ढूंढ ही लिया। अगली सुबह दोनों वापिस से शहर में जाते हैं ज्यादा जानकारी लेने। मिस्ट कुछ गर्मा गर्म गोसिप लेकर लौटती है। वो बताते कि ईवी को 3 साल पहले यहाँ गुलाम बनाकर रखा गया था। अपनी पहली लड़ाई में उसने अपनी ताकत दिखाई और तब से वो एरिना में कभी भी नहीं आ रही और कल उसकी आखिरी लड़ाई होगी क्योंकि वो अपने गुलामों के दिन खत्म करने वाली है। मीमो का चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि इसका मतलब वो अपने लिए काफी पैसा जमा कर चुकी है और इसका मतलब है कि अब उसको रिश्वत देना बहुत ही नामुमकिन है। सरप्राइजिंगली मिस्ट बताते कि कहानी में कुछ और भी है। सच तो ये है कि ईवी 2 साल पहले ही अपनी आजादी खरीदने के लिए काफी पैसा जमा कर चुकी थी, लेकिन वो यहाँ रुकी क्योंकि एक छोटे से बच्चे की आजादी भी खरीदनी है जिसकी वो जिम्मेदार है। वो बताती कि ज्यादातर सबसे मजबूत ब्लड फाइटर्स अपनी आखिरी लड़ाई में मर जाते हैं। मिस्ट को शक है कि वो पुराना ड्यूक अपने फाइटर्स को आजादी कमाने नहीं देगा। वो फाइटर्स को रिंग करके इन्हें ठंडा कर देगा। मीमो सोचता है कि क्या ईवी को पता चलेगा कि उसकी आखिरी लड़ाई उसकी जान भी ले सकती है उस सपने के साथ जो वो देखती थी। तभी एवी अपनी तलवार तेज कर रही होती है, लड़ाई के लिए तैयार। मिस्ट पूछती कि एवी के बचे जाने की चांसेस हैं। मीमो कहता है नहीं, ड्यूक उसको जिंदा नहीं रहने देगा। वो एक तरफा फाइटर लेकर आएगा जो सबका फेवरेट बन जाएगा और एवी को मार देगा। मिस्ट हैरान होकर पूछती तो कल क्या करेंगे? मीमो कहता है कि कल तक रुकने की जरूरत नहीं है, आज ही अपना प्लान चुनना होगा। शाम को मीमो एवी को एक अंधेरी गली में ट्रैक कर लेता है और उसका रास्ता रोक देता है। एवी हैरान होती है और पूछती तुम क्या चाहते हो, जबकि उसने पहले ही बता दिया था कि उसने कभी बीच को नहीं देखा। मीमो सीधा कहता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। मिस्ट बीच में बोलती है कि हमें पता है कि तुम सच नहीं बोल रही हो। मीमो कहता है बकवास बंद करो और सच बताओ। ईवी अपनी तलवार उठाकर डिफेंस पोजीशन में ले लेती है, लेकिन मीमो कहता है कि शांत हो जाओ, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ईवी तलवार अपने हाथ में पकड़े रखती है। तब मीमो बताता है कि ड्यूक कल की लड़ाई में उसको मारने का प्लान बना रहा है। ये उनके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि वो विच का पता लगाना चाहते हैं। मीमो सीधा पूछते क्या हम उस लड़की को छुपाकर इस स्लेव सिटी से ले जाएं? एवी गुस्से में कहती कि अगर तुम उस लड़की को छूने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी हाथ काट दूंगी, लेकिन मीमो उसे रिलैक्स करता है, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मिस्ट बीच में बोल पड़ती है हमें पता है कि तुम पिछले 2 सालों से सिर्फ उस छोटी लड़की के लिए ही लड़ रही हो। एवी समझ जाती है कि ये लोग उसके बारे में सब कुछ जानते तो थोड़ी सी शांत होती है। वो कहती है कि मैं कल की लड़ाई से नहीं भाग सकती, मुझे उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। मीमो पूछते क्या हम उस लड़ाई को सुरक्षित जगह पर ले जाएं? ईवी जवाब देती है कि अगर हम इस शहर के नियम को तोड़कर भागने की कोशिश करेंगे तो हमारे सिर पर इनाम लगा दिया जाएगा। सिपाही और हथियारे जरूर हमारी जिंदगी के लिए ढूंढते रहेंगे हमें। वो कहती है अगर मैं अकेली होती तो शायद से भाग जाती, पुलिस मेरे साथ है इसलिए मैं कोई जोखिम नहीं ले सकती। मीमो फिर से कहता है कि उसको गोल्डन जोन लेकर जा सकता है जहाँ पर एक जादूगरनी रहती है। वहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन एवी कहती है कि वो भी वहाँ पर नहीं जा सकता, वहाँ जाना बिल्कुल मुश्किल है। फिर भी मीमो वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लिज को हर हाल में सुरक्षित रखेगा। एवी इस बात पर सोचने लगती है और तुरंत मिस्ट को देखती है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि मिस्ट को मार्शल आर्ट्स का तजुर्बा है। फिर एवी मोमो से पूछती है कि वो खुद कितना ताकतवर है। मीमो थोड़ा कम दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो स्केलेटन किंग को आराम से हरा सकता है। एवी मुस्कुराकर कहती है कि स्केलेटन किंग बड़ा ही मजबूत दुश्मन है, पर जो भी है गोल्डन जोन में उसके सामने कुछ भी नहीं है। मीमो जवाब देता है कि एक्चुअली उसने भी ब्लैक ड्रैगन नाइट को हराया था, लेकिन ईवी इसे सीरियस नहीं लेती है और हंस पड़ती है। कहती है कि इतना कमजोर आदमी एक भी ड्रैगन नाइट का सामना नहीं कर सकता। तभी मीमो अपना हाथ उठाता है और ईवी को हिलाने से पहले अपनी पोरोलाइजेबिलिटी का पावर यूज करते हैं, जिससे कि एवी की बॉडी बिल्कुल जम जाती है। जब एवी आजादी पाने की कोशिश करती है, मीमो कहता है कि शांत हो जाओ, जितना ज्यादा तुम कोशिश करोगे तुम उतना ही एचपी कम होगा। वो बताता है कि इसी अजीब पावर की वजह से वो अकेला ही इंसानी हीरो को हरा चुका है। तब मिस्ट आगे बढ़ती है, अपनी चादर हटाकर अपना असली रूप दिखाती है। वो एल्फ प्रिंसेस है जिसे ड्रैगनाइट्स ढूंढ रहे थे और वो कहती कि उसने अपनी आंखों से उस लड़ाई को देखा है। ये सब सुनकर मीमो एवी को पैरालाइज स्पेल से आजाद करता है और एवी उसकी ताकत पर यकीन कर लेती है, लेकिन फिर भी कहती कि वो उनकी मदद नहीं लगी, बल्कि कल अपने फाइनल लड़ाई को कानूनी तरीके से जीतकर लिज को गुलामी से आजाद करेगी। वो अपनी ताकत पर भरोसा करती है, उन लोगों पर नहीं जो कि अभी अभी मिले। मीमो उसे देखता है और पूछता है कि उसे क्या लगता है कि ड्यूक इतना आसानी से उसे छोड़ देगा। उसने सुना है कि ड्यूक एक बहुत ही बड़ा कठिन आदमी है जो कि बहुत ही कठोर है, लेकिन एवी कहती है कि चाहे ड्यूक कोई भी हो वो इंसान है और अपने शब्दों के खिलाफ नहीं जाएगा, इसलिए वो अपनी स्किल पर भरोसा
करती है कल अपने दुश्मन को हराकर नई जिंदगी शुरू करेगी। मीमो चला जाता है और कहता है कि अगर उसका मन बदला तो वो लोग सुबह तक शहर के गेट पर इंतजार करेंगे। फिर वो दोनों शहर के अंदर वापस चलते हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा झुंड इकट्ठा हो गया है। वो सब डार्क मैसेज के आसपास खड़े होते हैं जिन्होंने कहा कि इस घर का आदमी उनके भगवान की बुराई कर रहा है। तो उन्होंने फैसला सुनाया और उस आदमी के गले को काट दिया। वो लोग उनको नजरअंदाज करते हुए अपने रास्ते पर बढ़ गए। जब रात होने लगी तब उन्होंने कुछ डार्क मैसेज की आवाजें सुनी जो कि एक मासूम लड़की को बिना किसी वजह के परेशान कर रहे थे। वो उस लड़की को अपने कल्ट में शामिल करना चाहते थे लेकिन लड़की ने मना कर दिया। इस बात पर उस लड़की को एक और जोर का थप्पड़ पड़ा। मिस्ट गुस्से में आ गई और लड़की की मदद करना चाहती थी लेकिन मीमो ने उसे रोका। वो अपनी बरसक स्पेल का इस्तेमाल करके आदमी पर करता है जो कि दीवाना हो जाता है। आसपास वालों को मारने और काटने लग जाता है। इससे लड़की को भागने का मौका मिल जाता है। फिर मीमो बाकी लोगों पर भी बरसक स्पेल चलाता है और वो सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। मीमो और मिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। रात के आधे बजे के बाद मीमो और मिस्ट फिर से शहर की गेट की तरफ निकलते हैं। मिस्ट पूछती है कि क्या मीमो सच में मानता है कि ईवी उनकी मदद करेगी। मीमो कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि ड्यूक एक बदतमीज और गंदा आदमी है और ईवी कानूनी रास्ते से लड़ना चाहती है तो उसका बुरा हाल होगा। ये बात ईवी को पूरी रात परेशान करती है और वो सोचती है कि ड्यूक अपने शब्दों पर खरा उतरेगा। आखिर वो ड्यूक से सीधा पूछने का फैसला करती है। जब वो कमरे में जाने वाली होती है तभी एक सैनिक को ड्यूक से बात करते हुए सुन लेती है जो कल की लड़ाई की बात कर रहा था। वो पूछते है क्या प्लान में कोई बदलाव हुआ है, लेकिन ड्यूक कहता है कि कोई बदलाव नहीं है और एवी कल मरेगी। ये बात सुनकर एवी का दिल बहुत ही दुख हो जाता है। ड्यूक बताता है कि वो उसको जहर देगा जो उसकी इंद्रियों को बेहाल कर देगा। सैनिक हंस पड़ता है और ड्यूक कहता है कि उसने बहुत ही सारा पैसा उस मंदिर में खर्च किया है जो ईवी के लिए बन रहा है क्योंकि लोग उसे बहुत ही पसंद करते थे। लेकिन ड्यूक की नजर में वो एक घटिया इंसान है जिसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ईवी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाती। सैनिक पूछते कि छोटी लड़की का क्या होगा और ड्यूक बेवकूफ कहता है कि उस लड़की को अपनी एक परफेक्ट पत्नी बनाएगा वरना उसको पैसे से बेच देगा। सब हंसने लगते हैं। ईवी अपने दांतों को घिस लेती है और वापस अपने सेल में चली जाती है। जब वो अपना फैसला कर लेती है तो एक क्लोक लेकर गेट की तरफ दौड़ती है जहाँ मीमो और मिस्ट दोनों उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मीमो हैरान होता है कि वो इतनी जल्दी आ गई। ईवी कहती है कि ड्यूक सच में एक गंदगी का जानवर है जिसको भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो मीमो को ऑफर मानकर भाग जाएगी। मीमो कहता है कि उसको भी कुछ चीजें चाहिए होगी। ईवी मान जाती है और वो कहती है कि वो जादूगरनी का पता दे देगी और गोल्डन डीमन जोन में भी उनके साथ जाएगी। तो बात पक्की हो गई और मीमो तैयार हो गया छोटी लड़की को चुराने के लिए। वहीं शहर के दूसरे लोग एक डार्क एल्फ के टेवरेन में टेबल साफ कर रही होती है। तभी वहाँ का मोटा मालिक रसोई से बाहर आता है और चिल्लाता है कि हाथ तेज चलाओ। बेचारी लड़की अपनी पूरी कोशिश करती है काम जल्दी करने की, लेकिन ये मोटा आदमी इतना बेवकूफ है कि बिना उसकी वजह के मारना उसको शुरू कर देता है। जब तक वो लड़की जमीन पर गिरती है जब वो उस पर हंस रहा होता है। लिज आंखों में आंसू को रोककर मजबूत दिखाती है क्योंकि उसके दिमाग में एवी की ताकत चल रही होती है। तभी मोटा मालिक बिना किसी वजह के उसके कान में चिल्लाता है। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और मोटा बदसूरत औरत जमीन पर गिर जाती है। ईवी गुस्से से अंदर आ जाती है और उस मोटे मालिक को देखती है जो कि लिज के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। एवी अपनी तलवार निकालती है लेकिन मोटा मालिक तुरंत जमीन पर गिरकर जान बचाने के लिए भीख मांगने लगती है कि वो कभी बुरा नहीं चाहती थी। वो बताती कि डिक ने उसे जबरदस्ती कहा था कि लड़की को सख्ती से संभालो वरना उसको सजा देगा। ईवी उससे ये कहती है कि वो लिज के साथ जा रही है और अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो सबको बता देगी कि लिज को किसी ने किडनैप कर लिया और एवी उनके पीछे है। मोटा मालिक रोते हुए ये मान जाती है और लिज से कहती कि वो कभी बुरा नहीं चाहती थी पर मजबूर थी। अचानक मीमो मास्क पहनकर टेवरेन में आता है और ईवी से कहता है कि वो आगे बढ़ जाए, वो बस कुछ देखना चाहता है। जब वो लोग निकल जाते हैं तो मीमो मोटा बदसूरत और के पास जाता है और कहता है वो ईवी को अपनी एक्टिंग से धोखा दे सकती है पर वो उसके झूठ से पहचान सकता है। वो बताता है कि उसने अभी अब्यूज सहा है इसलिए उसे ऐसे आसानी से नहीं छोड़ सकता। वो औरत अपनी बात को जारी रखती है। वो एक ऐसी है जो कि ड्यूक के गुस्से से उनको बचा सकती है, लेकिन मीमो उसकी बकवास से परेशान होकर तुरंत उस पर पैरालाइज और पॉइजन स्पेल डालता है जिससे कि वो और भी बदसूरत और कमजोर हो जाती है। जैसे जैसे वो मरने लगती है मीमो चाकू निकालता है और छुरी दिखाने के लिए साजिश रचता है। फिर वो लोग टेवरेन से शहर के रास्ते निकल जाते हैं। नीचे अंडरग्राउंड रास्ते से निकल जाते हैं। लिज अपना परिचय देती है और मीमो से विनम्रता से कहती है कि वो भी उनके साथ चलना चाहती है क्योंकि वो ईवी के साथ रहना चाहती है। मीमो उसे देखता है और कहता है कि उनका सफर बहुत ही खतरनाक होगा, लेकिन एवी पूरी हिम्मत के साथ कहती है कि वो ठीक रहेगी जब तक कि उसके साथ रहे। मीमो मान जाता है, अपनी पीठ से अपना स्लाइम निकालता है और सबको उससे मिलवाता है। फिर वो लोग सीवर से बाहर निकलकर जंगल में घुस जाते हैं। जंगल में आगे बढ़ते ही ईवी मीमो के पास जाकर कहती है कि वो उस पर पूरा भरोसा करती है और अपनी जान भी उसके हाथों में देने के लिए तैयार है। मीमो पूछते ये अचानक भरोसा कहाँ से आ गया। एवी मुस्कुराते हुए कहती कि तुम दूसरे तरीके से यूज कर सकते थे, मुझे डराकर या लिज को चुराकर मजबूर कर सकते थे, पर तुमने अपनी इंसानियत को बताई और साफ साफ मुझे बताया। फिर वो पूछती है पर सच में तुम्हें उस चुड़ैल से
मिलने का इंतजार क्यों है? मीमो पूछते कि मेरे पास एक पुराना ग्रंथ है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ओविच उसका राज खोल सकती है। ईवी थोड़ी सावधान होकर पूछती है, क्या तुम चुड़ैल को नुकसान पहुँचाने वाले हो? मीमो मना कर देता है, जब तक वो हम पर हमला नहीं करते तब तक मेरा कोई इरादा नहीं है उसको चोट पहुँचाने का। फिर वो घोड़े पर सवार होकर सफर करना शुरू कर देते हैं। मीमो देखते है कि मिस्ट उसके साथ है। वो सोचता है एवी का चुड़ैल से गहरा रिश्ता है और मैंने सुना है कि चुड़ैल भी डार्क एल्फ है, बिल्कुल लीज की तरह। ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं क्योंकि वो हमारे हक में गवाही दे सकती है। अचानक रजाई से तेज रोशनी आती है, मतलब किसी ने पहले अलार्म बजा दिया। एवी कहती है कोई मुझे देख गया होगा, मैं उसको रोकूंगी, तुम लोग भाग जाओ। पर मीमो मना कर देता है, नहीं, हम सब मिलकर लड़ेंगे। वो आधी सेना को घोड़ों के पीछे भगाना शुरू करते हैं ताकि उनका ध्यान हटा सके। बाकी लोग झाड़ियों के बीच में छुपे रहते हैं, एक अचानक हमले के लिए तैयार। वो ईवी को कहती है कि तुम लीज के साथ पीछे हट जाओ, इस प्लान में मिस्ट को आगे रखना होगा। सब तैयार हो जाते हैं। मीमो अपना मास्क पहनता है और अपने अंतिम जंग के लिए तैयार हो जाता है। सिंटो डार्क मक्स ग्रुप का नेता तुरंत समझ जाता है कि ये झांसा है। वो रोक देता है अपनी सेना को और कहता है दुश्मन जंगल के अंदर छुप गए। वो मिस्ट को पेड़ के पीछे छुपा देख लेता है और पुकारता है, तुम्हारी चाल मुझे पता है, अब बाहर आओ। मिस्ट अपना मास्क पहनकर सामने आती है। वो फ्लाई किंग का मास्क होता है। ये देखकर वो नेता हंस पड़ता है, अपने साथियों को तीर निशाना बनाने को कहता है। वो कहता है छुपाना छोड़ो, लियोपार्ड लड़की और डार्क एल्फ को हुक्म दो। वो कहता है छुपाना छोड़ो, लियोपार्ड लड़की और डार्क एल्फ को हमको दो। अगर तुम मेरे हुक्म को मानोगी तो तुम्हारी जान बच जाएगी। वो आगे बढ़कर कहता है कि मैं तुम्हें सिंटो ग्रुप में शामिल होने का मौका नहीं दूंगा, तुम एक महाग्रंथी लगती हो। मिस्ट पूछती है कि अगर मैं मना कर दूं तो? नेता अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि कैसे उनके डार्क मास ने ड्रैगन नाइट्स को हराया, जो कि इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत सेनाई थे। वो कहता है कि एक श्राप ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और फिर मैंने उन्हें चिड़चिड़े की तरह कुचल दिया। मिस्ट जानती है कि ये झूठ है क्योंकि असल में मीमो ने चालाक योजना से ड्रैगन नाइट्स को मारा था। और वो इस कहानी को सच मानकर कहती है क्योंकि पूरा सिंटो ग्रुप लगता है कि उनके सिर्फ एक ही दिमाग का कोशिका है। मिस्ट अपनी तलवार वापस रखती है और नेता से कहती है कि वादा करो तुम ईवी या डार्क एल्फ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नेता मुस्कुराते हुए वादा करता है कोई हानि नहीं होगी। वो उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगता है, पर नेता को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने साथियों को रुकने के लिए इशारा करता है। वो हंसते हुए मिस्ट से पूछते हैं कि सच में तुम दोनों लड़कियों को देने का इरादा रखती हो क्या? वो कहता है इतना बड़ा फौज लेकर जंगल के अंदर जाना बेकार है, लड़कियों को बाहर लाना ज्यादा आसान है। फिर वो पूछते क्या तुम उन्हें किसी जादू के दायरे में लेकर जा रही हो? मिस्ट को तुरंत समझ में आ जाता है कि नेता सही सोच रहा है। वो तुरंत अपने लोगों को फौरन पीछे हटने और तैयार रहने का हुक्म देता है। मिस्ट शांत रहकर कहती है क्या तुम अपने बेकार जादू से मुझे मारने वाले हो, जो कि असल में है ही नहीं। नेता मुस्कुराकर अपने लोगों से तीर चलाने का सिग्नल देता है। वो कहता है कि हमारे सब लोग असासिन गिल्ड के गिर गए सदस्य हैं, जिसे हीरो ने तोड़ दिया क्योंकि वो आसान गिथित था, पर कुछ बच गए थे जिन्हें खतरनाक जहरों का पता है, एक बोनेट से इंसान की मौत। मिस्ट ताना देती है जहर तो औरतों का हथियार होता है। नेता तुरंत कहता है तुम सेक्सिस्ट हो, जेंडर तो एक सामाजिक बनावट है और मैं तो हेलीकॉप्टर हूँ। फिर वो बताता है कि असली में उन्होंने ड्रैगनाइट्स को नहीं मारा, बल्कि उन्हें जमीन पर मुर्दा पाया बिना कोई निशान के, बिल्कुल ओसामा की तरह। उन्होंने क्रेडिट लिया जो कि झूठ पकड़ने की कोशिश करता, उसे तीखे जहर से मारा जाता बिना सबूत के। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद से सच में कोई शराब है। मिस्ट पूछती कि ये सब क्यों कर रहे हो तुम? नेता हंसकर कहता है कि 9 से 5 की नौकरी से बोर हो गए थे, थोड़ा मजा लेना था, तो हमने सोचा कि देश को अपना बना लेते हैं। हमारे पास हत्या के राज है, हम किसी को भी मार सकते हैं और फिर शराब का इल्जाम लगा देते हैं। तब लोग सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ है। फिर वो पूछते हैं तुम्हारी टीम का बाकी लोग कहाँ पर हैं? एक कमजोर औरत जो कि रसोई में होनी चाहिए कैसे हमारा सामना करेगी? मिस्ट जवाब देती है मैं काफी मजबूत हूँ, मैं वो खोई हुई एल्विन राजकुमारी हूँ जिसे ड्रैगन नाइट्स ढूंढ रहे थे। ये सुनकर वो नेता बहुत ही हैरान हो जाता है। वो पूछते है क्या तुम ही हो जिन्होंने ड्रैगन नाइट्स को मारा? ये एक परफेक्ट मौका था मिस्ट के लिए ड्रैगन नाइट्स को मारने का क्रेडिट लेकर डार्क एमएस को डराने का, लेकिन उसका दिमाग तो ब्लोइंग बॉल के बराबर भी नहीं था, इसलिए जवाब देते वक्त ही सब कुछ गड़बड़ कर दिया। लीडर तुरंत बोल पड़ता है एक ऐसी औरत जिसका दिमाग रूम टेम्परेचर जितना हो और ड्रैगन नाइट्स को नहीं हरा सकती, उसे तो यकीन में नहीं होता है कि मिस्ट ड्रैगन नाइट से ज्यादा पावरफुल हो सकती है। फिर वो सामने बुलाता है एक गंजे आदमी को जो कि ईवी का असली ओपोनेंट था कल के बैटल में, और कहता है कि उस गंजे का भाई भी उस ग्रुप में है जिसका क्रॉसबो भी मिस्ट की तरफ एम किया गया। मिस्ट को हैरानी होती है जब लीडर बताता है कि इनका तीसरा भाई फैंग जंगल में उनका पीछा कर रहा था पर किसी वजह से वहाँ से मर गया। अब उसकी मौत का बदला लेने के लिए गंजा भाई उसके सामने खड़ा है। मिस्ट को समझ नहीं पाती, गिराव हो चुका होता है। डार्क एमएस उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लीडर चीख कर कहता है कि जिंदा
रहना है तो सरेंडर कर दो। मिस्ट घुटनों के बल गिर जाती है और बस एक उम्मीद के साथ कि मीमो कुछ करे, और मीमो फेल नहीं होता। एकदम सिनेमैटिक स्टाइल में वो एक फ्लैशबैंग फेंकता है, दुश्मन अंधे हो जाते हैं। फिर अपना स्लाइम यूज करता है जैसे कि उसका एक्सटेंशन हो, और खुद अल्टीमेट गेमिंग सेटअप पर बैठकर पैरालाइज स्पेल कास्ट करके सबको मार देता है। डार्क एमएस बहुत ही शौक में पड़ जाते हैं और मीमो जंगल में वॉक करता हुआ बाहर निकलता है जैसे असली हीरो हो, और मिस्ट से कहता है फिक्र मत करो, मुझे डमी टिक्स बॉम्ब्स पसंद है। लीडर विश्वास नहीं कर पाता और चीख कर कहते कि मैंने तो पहले ही अपने लोग जंगल में भेज दिए थे किसी भी ट्रैप के लिए। मीमो कूल वॉइस में कहता है मैंने उन 15 को ऑलरेडी निपटा दिया है, और फिर एक और स्पेल गिवर जिससे कि उन सब के चेहरे लाल और नीले हो जाते हैं और वो जमीन पर उल्टी और पोटी करते हुए गिरते हैं। मीमो अनाउंस करता है कि मैं ही मास्टर माइंड हूँ, मैं ही जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया था जहाँ पर तुम्हें लगे कि जंगल में ट्रैप्स है। फिर मिस्ट तुम्हें अंदर ले जाने की कोशिश करेगी और तुम्हें लगेगा कि तुम इस गेम के ऊपर हो, पर असल में तुम अपने ओपोनेंट के साथ ही गिवर बन गए हो। आखिरकार गिवर सेंटो ग्रुप उनके पैरों में गिरकर माफी मांगता है, लेकिन मुश्किल खत्म नहीं हुई होती है क्योंकि उनकी बाकी ट्रॉप्स भी आने लगती है। मीमो तुरंत मिस्ट से कहता है कि लिज को ले जाओ और जंगल के अंदर छुप जाओ। मैं और ईवी अटैकर्स को संभालते हैं। थोड़ी देर में पूरी बैल्टिया उन तक पहुंचती है और ईवी पर एक साथ हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब बिना जाने मीमो के स्पेल रेंज में आ जाते हैं और एक पावरफुल पैरालाइज स्पेल के साथ सभी वहां से जम जाते हैं और जैसे वक्त रुक जाता है। एक तरफ से मीमो उन सब पर पॉइजन स्पेल डाल देता है और दूसरी तरफ से खुद ड्वीक आता है, गुस्से से चिल्लाता हुआ कि एवी के फर को वॉल पर लगाएगा और उसके सिर को काटकर स्पाइक पर सजाएगा। मीमो तुरंत अपना पैरालाइज स्पेल यूज करना चाहता है, लेकिन वो ऑलरेडी अपना लिमिट क्रॉस कर चुका होता है। अब अगर उसने और मैजिक चाहिए तो उसे प्रीमियम प्लान बनाना पड़ेगा। ड्यूक का एक आदमी मीमो पर अटैक करने वाला होता है, तभी मीमो उस पर डार्कनेस स्पेल डाल देता है जिससे कि वो आदमी अंधा हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए ईवी एक स्लैश में उसका सिर काट देती है। मीमो के हर तरफ अंधेरा फैल जाता है और ईवी उन सबको एक एक करके तलवार से मारना शुरू कर देती है। ये सब देखकर बाकी लोग इतने डर जाते हैं कि भागने लगते हैं, लेकिन मीमो उन्हें कहता है कि किसी को भागने मत देना। ईवी तुरंत एक भाल उठाती है और भागते हुए एनिमे को सीधा गाड़ देती है जैसे वो कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वॉरियर हो। वहीं दूसरी तरफ मीमो आसपास घूमते हुए सब पर श्राप डाल रहा होता है जैसे वो हैलोवीन में कैंडिस बांट रहे हो। एक नाइट उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त एक एरो उसके पिछवाड़े में जा लगता है जिसकी वजह से मीमो की जान बच जाती है। और ड्यूक पूरी तरीके से पागल हो जाता है और गुस्से में अपने सोल्जर्स को मार रहा होता है। कहता है कि कोई भाग नहीं सकता। ईवी तब तक फुल बीस्ट मोड में जा चुकी होती है और वो बिना रुके सबको काटे जा रही होती है जब तक कि सिर्फ ड्यूक बचा होता है। ड्यूक सोचता है कि शायद से किसी टीवी शो का पार्ट है और मीमो से कहता है कि एक दिन हम फिर मिलेंगे, लेकिन मीमो टीवी शो वाला ड्रामा नहीं चाहता, इसलिए वो तुरंत उस पर पैरालाइज स्पेल डाल देता है। ईवी उसको वहीं पर खत्म कर देती है। उसके बाद मीमो अष्टो ग्रुप के बॉडीज को फ्रीज कर देता है, फिर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि कभी किसी को वो बॉडीज ना मिल पाए और सबको लगे कि ये कांड सेंटो ग्रुप ने किया था और भाग गए। फिर सब थोड़ा रिलैक्स करने के लिए एक केव में चले जाते हैं। वहाँ मीमो बिना किसी रीजन के मिस्ट को ईयर मैसेज देता है और सबको अपने फ्लड की स्टिंग पर सुला देता है। अगली सुबह वो लीच के लिए नए कपड़े लेकर आता है, एकदम कूल लुक वाले। फिर सब मिलकर अपना सफर डीमन जोन की तरफ बढ़ते हैं। जब तक सूरज ढलने लगता है तब तक वो लोग एक जादू से भरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ मीमो एक बहुत ही बड़ा और पत्तों से खाली पेड़ को देखता है। ईवी बताते है कि इसे करप्टेड ट्री कहते हैं, कभी इसमें जादू होता था। फिर वो एक मैप निकालती है और बताते है कि हम ग्रीन डॉट हैं और हमें रेड डॉट तक पहुंचना है। उसी रात सब कैंप फायर के आसपास बैठ जाते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए, अगले दिन के लिए तैयार होने के लिए। मीमो क्लिफ के आसपास घूमता रहता है, बिल्कुल बेचैन सा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, उसे अब भी गोडेस वेसिका से उतनी ही नफरत थी जितने की पहली बार थी जब उस पागल औरत ने उसे वापस से डंजन में भेज दिया था। उसे पता है कि डीमन जोन दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ उसे सबसे ज्यादा एक्सपी मिलने वाला है। शायद वो कभी एस रैंक या फिर ओ रैंक के हीरोज जितना पावरफुल ना बन पाए, और वो उनके और अपने बच्चों का स्ट्रेंथ का गैप जरूर खत्म कर सकता है। इसी सोच के साथ वो डिसाइड करता है कि अगले दिन सुबह से वो फॉरेस्ट के अंदर अपना जर्नी कंटिन्यू करेगा। जिसे भी रास्ते पर मिलेगा उसे मार कर एक्सपी कमाएगा बिना रुके, बिना सोच के, ताकि जब दोबारा उस गोडे से सामना हो तो सीधा उसके मुंह पर थप्पड़ मार सके फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगले दिन सब तैयार होते हैं जंगल के अंदर घुसने के लिए, लेकिन जंगल में घुसने से पहले थोड़ा चाइनीज स्वीट शॉप से इंस्पायर्ड होकर सारा सामान डार्क एल्फ बच्ची को पकड़ा दिया जाता है। मीमो कहता है इससे सर्वाइवल चांस बढ़ जाएंगे। बाकी सब भी मान जाते हैं और बिना कुछ कहे फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ा सा लिजार्ड डीमन सामने आता है, जैसे फोर्डिया से सीधा टेलीपोर्ट हो गया हो। मीमो तुरंत समझ जाता है कि ये नॉर्मल लिजार्ड मॉन्स्टर जैसा नहीं लग रहा है। तभी वो डीमन जैसा एलियन अपना मुंह खोलता है और अपना घटिया जैसा दांत दिखाता है। मॉन्स्टर तुरंत अटैक करता है। ईवी सीधा उसके पास जाकर पैरालाइज स्पेल डालती है। मॉन्स्टर वहीं पर फ्रीज हो जाता है। मीमो पॉइजन क्रश भी डाल देता है और कुछ ही सेकंड में मॉन्स्टर खत्म। मीमो के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। अब उसे यकीन हो चुका होता है कि उसके स्पेल यहाँ के
के मोस्टर पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहता है कि ये मोस्टर शायद से थोड़ा कमजोर था, क्योंकि डंजन के अंदर जो क्रिएचर्स थे उन्हें पहले मारे थे वो और भी ज्यादा टफ थे। वही लीज भी फॉलो करने के लिए रेडी हो जाती है। ईवा उसका सामान लेने के लिए जा रही होती है, लेकिन मीमो उसे रोक लेता है। ईवी को डर होता है कि लीज कहीं गिर न जाए, और जैसे ही वो जंप करती है वैसे सच में उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन थैंकफुली स्लाइम उसे हवा में ही पकड़ लेता है और एक बेकार सी मौत होने से बचा लेता है। उसके बाद मिस्ट एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जंप करने लगती है, पूरा भीग जाती है और फिर छींकना शुरू कर देती है। मीमो उसे अपना क्लोक देता है, लेकिन वो उसे और भी ज्यादा भीग जाती है। ईवी इस सीन को देख कर कहती है कोई रूम ले लो प्लीज, लेकिन अचानक वो चुप हो जाती है। उसकी किटी सेंस एक्टिवेट हो जाती है। वो फील करती है कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आसपास है। ईवी तुरंत सभी को प्लान बताती है। वो खुद बैट बनेगी। मीमो एक ट्री के पीछे छिप जाता है और उसी वक्त कुछ बड़े लेकिन अल्ट्रा स्टूपिड बग्स मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाते हैं। वो सब पेड़ तोड़ने लगते हैं अपने शिकार तक पहुँचने के लिए, लेकिन तोड़ते तोड़ते वो मीमो के रेंज में आ जाते हैं और मीमो ट्री के पीछे से निकलकर तुरंत दोनों पे पैरालाइज स्पेल डाल देता है। तभी एक बड़ा सा एग चमकने लगता है और अंदर से एक अजीबोगरीब ब्लू हॉर्स निकलता है, जो एक पागल डांस करने वाली आंटी की तरह इधर उधर दौड़ने लगता है। मीमो को समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज है, और जब मिस्ट भी कहती है कि उसने कभी ऐसे किसी हॉर्स को डीमन के बारे में नहीं सुना, तो मीमो डिसाइड करता है कि जब तक कोई खतरा फील नहीं होगा तब तक इस पोनी को साथ में ही रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। तभी मिस्ट हॉर्स के बैक पर एक अजीब सा टुमोर जैसा कुछ नोटिस करती है। दोनों सोचने लगते हैं कि ये क्या काम करता होगा। तभी हॉर्स कुछ अजीब सा साउंड करता है। मीमो इस आवाज से बहुत ही इम्प्रेस होता है और सोचता है क्या इससे अपना सामान भी दिलवा ले, लेकिन हॉर्स की नजर में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो दोबारा राउंड 2 के मोड में होता है। तभी मीमो उसमें और ज्यादा माना ट्रांसफर करता है, जिससे कि वो लाल चमकने लगता है और ट्रांसफॉर्म होकर बन जाता है एक अगली ब्लैक हॉर्स विद 8 लॉग्स। हाँ, दिखने में घटिया, लेकिन उसका स्टाइल ओपी लग रहा होता है। मीमो कहता है स्टाइल के लिए रख लेते हैं। हॉर्स अपनी जीभ मिस्ट के ऊपर चढ़ता रहता है और रात होने तक सब रेडी हो जाते हैं। मिस्ट भी मीमो के पास आ जाती है और कहती है हमने काफी फास्ट ट्रेवल किया इस हॉर्स की वजह से। मीमो एग्री करता है। तभी उसकी नजर जंगल के दूसरे एंड तक जा रही एक अजीब सी रोशनी पर पड़ती है। वहाँ एक बड़ी डीमन की लाश होती है, जिसे मीमो लेफ्ट हैंड से झटका रहा होता है और ईवी उसे देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि मीमो ने इतना पावरफुल मॉन्स्टर अकेले मार दिया। सब चुप रहते हैं, मीमो को डिस्टर्ब नहीं करते और सब अपना ग्रीक पैक कर लेते हैं। और मीमो डिसाइड करता है कि तूफान आने से पहले कुछ और ग्राउंड कवर कर लेते हैं। लिज के साथ मस्ती करते हुए सब थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, जैसे उसका ये डेंजरस जर्नी अब एंड के करीब आ रहा है। लेकिन अचानक एक सीन ट्विस्ट ले लेता है और मिस्ट और मीमो दोनों लिज को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो थोड़ा और दूर होता है इसलिए तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं। तभी लिज पीछे हट जाती है और मीमो से पूछती है तुम्हें इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ पता है क्या? मीमो तुरंत पैरालाइज स्पेल डाल देता है, लेकिन वो खुद कंफ्यूज होता है ये क्या चीज है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है। उसे एक स्पेशल डीमन याद आता है जिसके बारे में उसने पढ़ा था, जो खुद तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जब वो मरा था तो उसकी चीख से हजारों डीमंस अट्रैक्ट हो जाते हैं। मीमो कहते हैं कि शायद से वही बड़ा मुंह वाला मॉन्स्टर है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मॉन्स्टर की डेथ के बाद एक बड़ी डीमन आर्मी उनकी तरफ आ रही है। मीमो तुरंत दिमाग लगाता है, कोई प्लान सोचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ईवी आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं इन सभी को रोकूंगी, तुम लोग विच को ढूंढने जाओ। ईवी इमोशनल होकर कुछ इमोशनल लाइन बोलने वाली होती है, लेकिन मीमो उसे टोक देता है, चुप रह जा, इतना क्रिंज मत बन, मैं कभी इतनी स्टूपिड लाइन नहीं बोलूंगा। फिर वो अपना मास्क निकालता है और कहता है अब असली काम एक असली आदमी करेगा, एकदम मैनली तरीके से। जब सब लोग विच, फेमिनिस्ट और सिख की बातें कर रहे होते तब मीमो उन्हें चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें उस विच से बात करनी है और विच सिर्फ एबी पर ही भरोसा करती है, उन पर नहीं। इसलिए मोमो तैयार हो जाता है और सबको कहता है कि वो केव के रास्ते से निकल जाओ। वो खुद यहाँ रुकेगा अपने हॉर्सी और स्लाइम के साथ, क्योंकि इनमें बचने के चांस सबसे ज्यादा है। वो लीडर है और ऑर्डर देना उसका काम है। ईवी मन ही मन में सोचती है और फाइनली मान जाती है। उसका दिल कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो इस कहानी का मेन हीरो है, पर ये मॉन्स्टर्स उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे कि तुम्हारा क्रश तुम्हें इग्नोर करता है। तभी एक लड़की को एक मॉन्स्टर जोर से थप्पड़ मारता है। वो गिर जाती है और सोचती है कि शायद से अब वो मीमो से मिलेगी जब वो मर जाएगी। लेकिन मजाक ये है कि मीमो तैयार हो रहा होता है सब कुछ तबाह करने के लिए। मीमो अपनी सारी एनर्जी हॉर्सी में डाल देता है और उसे बड़ा और मजबूत बना देता है। फिर वो बड़े बड़े मॉन्स्टर से भागता हुआ सोचता है क्या वो इस अटैक से बच पाएगा, लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास टॉक्सिक मैक्सिमलिटी का पावर है जो कि बहुत ही जोरदार है। वहीं जंगल में आया सब स्टूडेंट्स को बचाकर निकलने की कोशिश करती है। तभी कीरी और उसका बेवकूफ दोस्त आते हैं और यासु से कहते हैं कि चुप हो जा, क्योंकि वो भी एक इनल है फूड चेन के सबसे नीचे, और वो अब सब कुछ देख लिया है कि उसके पास कितनी पावर है, वो कभी क्लास नहीं ले सकता। यासु गुस्सा हो जाता है और फिर बकवास करने लगता है, अपनी
ईगीनियस दिखाते हुए। किरी का दोस्त सोचता है कि उसे थोड़ा डांट देना चाहिए, पर किरी कहता है कि छोड़ो उसको। यासु उन्हें उंगली देता हुआ वहाँ से चला जाता है, कहता है कि हर आदमी अपने दम पर ही है। कैब में ईवी मिस्ट से कहते है कि वो मीमो के पीछे जा रही है। मिस्ट थोड़ी फिक्र में पड़ जाती है। क्या ईवी मीमो के लिए दिक्कत पैदा कर रही है? वो पूछती है तुम क्यों जा रही हो वहाँ पर? मीमो इतने डीमंस के साथ अकेला है। ईवी कहती है कि वो भी नहीं सोचती कि मीमो इतना बड़ा जंग अकेला लड़ सकता है। वो सबसे स्ट्रॉन्ग जरूर है, स्टेट सबसे ऊपर है, लेकिन जब वो जंगल में आया वो मुश्किल से सोया। मिस्ट मान जाती क्योंकि वो जानती कि मीमो रात भर जागता रहा, सबको सुरक्षा देता है, इसलिए वो अभी ठीक कंडीशन में नहीं होगा। ईवी बताती है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी जब से उसने कहा है कि वो अकेली ही डीमन का सामना कर सकती है। वो अंधेरे में काम करने में माहिर है अपनी तेज हर्निंग और इंस्टिंक्ट्स की वजह से। मिस्ट भी चिंतित है मीमो के लिए, इसलिए वो मान जाती है। ईवी डिसाइड करती है कि वो लिज को मिस्ट के पास छोड़ देगी और मीमो के पास जाएगी ताकि पता चले कि वो ठीक है या फिर नहीं। बैटलफील्ड पर मीमो आग लगा रहा होता है। वो अपने स्लाइम के जरिए बरसक स्पेल चलाता है, कुछ मोस्टर को सामने से घेर लेता है, लेकिन उसको पता चलता है कि अब तक सिर्फ कमजोर मोस्टर ही मारे गए, मजबूत मोस्टर उसके पीछे से बने हुए। इससे उसकी नजर और सुनने की ताकत दोनों कम हो जाती है। मीमो जल्दी से अपने स्टेटस बार को खोलता है और वो देखता है कि उसका माना बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है। माना वापस पाने के लिए उसे मजबूत मोस्टर को मारना पड़ेगा जो कि बीच में। वो तुरंत मुड़ता है, उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है। उसका हॉर्स जो कि वो तुरंत मुड़ता है, उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है। उसका हॉर्स जो भी मोस्टर रास्ते में आता है उसे अपने पंजों के नीचे कुचल देता है और साथ ही वो ब्लाइंडनेस स्पेल भी चलाता है। इस बार वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। बरसेक स्पेल लगाता है, ब्लॉक करता है और रास्ते को साफ करता हुआ बीच के बड़े मोस्टर की तरफ दौड़ता है। माना जल्दी खत्म हो रहा होता है, लेकिन वो भागता ही जाता है। फिर वो चतुराई से छोटे डीमंस पर स्पेल कास्ट कर देता है, जिससे कि वो बड़े मोस्टर अकेले रह जाते हैं। उसी वक्त एवी डर के मारे जमीन पर बैठी होती है एक मरे हुए डीमन के सामने। उसे अचानक से हैरानी होती कि यहाँ एक इंसान क्या कर रहा है। तभी जंगल से एक और लड़की आती है जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक मारने वाली होती है ईवी पर। ईवी अटैक को रोक लेती है, लेकिन जोकी तुरंत दूसरा कॉम्बो चलाती है जो कि ईवी को सरप्राइज कर देता है। जो कि सोचती है कि ईवी भी एक डीमन है और रेडी हो जाती है उसके सोर्ड के साथ मारने के लिए। ईवी सोचती है क्या उसके पास इतनी ताकत है कि वो इन असली हीरोज का सामना कर सके। वो ध्यान से जोकी के अटैक को डॉज करती है। उसे लगता है कि जोकी के स्ट्राइक्स और तेज हो रहे, शायद से वो इम्प्रूव कर रही है। उनकी लड़ाई में सब कुछ लगभग हो रहा होता है, तब उसकी जोड़ी बहन हैडली वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि रुको। जोकी कहती है कि अगर वो थोड़ी देर लेट होती तो ईवी लियोपोल्ड पर भोजन बन जाएगी। वो अपनी बहन से पूछती क्यों उसने उसका मकसद पूरा होने से रोका। हैडली कहती कि ईवी डीमन नहीं है। वहीं मीमो अपनी पैरालाइज्ड और बर्फ से कर्स लगाता जा रहा होता है। तभी एक मेमो जैसा बड़ा मोस्टर उसके पीछे से आता है। मीमो पिगी की मदद लेना चाहता है ताकि वो जल्दी से मोस्टर के पास पहुंच सके, लेकिन पिगी थक चुका होता है और पूरी तरीके से स्ट्रेच नहीं कर पाता। इसलिए मीमो को खुद मेहमत पर स्लीप पैरालाइज लगाना पड़ता है और फिर उसे पॉइजन कर से मार डालता है। उसके पास भी अभिमाना काफी बचा होता है, लेकिन पिगी नेक्स्ट फाइट के लिए तैयार नहीं था। मीमो उसे आराम करने के लिए भेज देता है। वो मोस्टर इंसान जैसा दिखने वाला और इंटेलिजेंट होता है। शायद उसने समझ लिया था कि कर सिर्फ तभी काम करते हैं जब वो टारगेट क्लियरली दिखाई देते हैं और फिर मोस्टर तेज रफ्तार से मीमो की तरफ भागता है। मीमो अपने घोड़े को कहता है कि साथ साथ दौड़ता रहे। वो मोस्टर पर अपने स्पेल का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोस्टर अपने आसपास के मरे हुए मोस्टर के बदन से शिल्ड बना लेता है। जब भी मीमो कुछ करता वो मोस्टर अचानक से रुक जाता और आसमान में से एक हरा ऑर्ब छोड़ देता जो नीचे जाकर डिस्ट्रक्टिव मैजिक बीम बरसाने लगता। घोड़ा पूरी कोशिश करता है अटैक से बचने की, लेकिन एक बीम मीमो के हाथ को छू जाता है और दूसरे घोड़े के हॉर्स को ठीक करता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। मीमो फाइट के लिए तैयार होता है और वो इंसान जैसा मोस्टर एक और लेजर बरसाना छोड़ देता है जो हर तरफ एक्सप्लोजन करता है और धुआं उड़ाने लगता है। उस धुएं के पीछे छुपकर मीमो मोस्टर से बच जाता है और अपना हेलमेट जमीन पर फेंक देता है ताकि मोस्टर कंफ्यूज हो जाए। मोस्टर हेलमेट को उड़ाने के लिए तैयार होता है, पर तब तक पता चलता है कि वो सिर्फ एक झूठ था। तभी वो दूर से पिगी की आवाज सुनता है और वहाँ पर लेजर छोड़ता है, लेकिन मीमो वहाँ पर नहीं होता। मोस्टर सोचता है कि घोड़ा उसके पीछे है, लेकिन उसके वाउंड्स बढ़ने लगते हैं। वो अपनी स्टेट्स को चेक करता है और देखते है कि उसका एचपी 0 के करीब है। बस उसी वक्त आखिरी मोस्टर मर जाता है और मीमो एक बार फिर से लेवल अप करता है। उसका पैरालाइज्ड स्किल अपग्रेड हो जाता है और एक नया स्किल अनलॉक होता है। वो सोचता है कि ग्रुप के पास पहुंचकर इसे जरूर चेक करेगा। तब ईवी सोचती है कि मीमो ने कितना कोशिश किया था नॉर्मल इंसान बनने की जब वो अपने एब्यूसिव पेरेंट्स से बच के आया था, और अब उसे समझ में आता है कि अगर वो नॉर्मल होता तो शायद से इतने दुख भरे एक्सपीरियंस से टूट जाता। मिस्ट डिसाइड करती है उससे बात करने और पूछती है तुम्हारी उम्र क्या है। मीमो कहता है 17। मिस्ट हैरान हो जाती क्योंकि उससे बड़ी लगती थी। वो कहती है मैं भी बस 19 की हूँ। मिस्ट बताती है कि वो हमेशा से सोचती थी कि मीमो अपनी मिड 20s में होगा क्योंकि वो इतना शांत और मैच्योर लगता है। मीमो पूछते तो तुम अब मुझे जूनियर समझोगी। मिस्ट मुस्कुराकर कहती है उम्र कुछ भी हो तुम हमेशा मेरे मास्टर रहोगे। तब मीमो सोचता है कि उसके हाथों पर एक अजीब सा हल्का सा एहसास था। वो देखता है कि मिस्ट घबरा रही होती तो उसे अपनी स्किल से सुला देता है। तब उसे समझ में आता है कि मिस्ट ने उसे किस कर दिया। सोचते भी वो सो रहा होता है, लेकिन असली में वो शायद खुश थी।
नहीं। मीमो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनका रोमांस आर्क उनकी बदला लेने की कहानी से पहले शुरू हो जाए। मीमो सोचता है कि वो टनल के नीचे जा रहे हैं और एक दरवाजा देखते हैं जो कि माना डालने को खुलता है। वो माना क्रिस्टल में डालना शुरू करता है लेकिन जल्दी समझ जाता है कि विच ने अपनी जगह पर बहुत ही आसान बना दी है ढूंढने के लिए। वो टनल से निकलकर एक बड़े से ग्रासलैंड में पहुंच जाता है जहाँ पर हर तरफ वाइल्ड फ्लावर्स खिले हैं। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर स्काई है जबकि वो तो जमीन के नीचे हल्का सा हवा भी चल रहा है। दूर एक बड़ा मिशन दिखाई देता है जो कि खुद पत्थरों में क्रेव किया गया है। और इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।